अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 मैग्नेटिज्म। ये वन शॉट लेक्चर आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि सर मैग्नेटिज्म सबसे मुश्किल टॉपिक है, प्लीज़ निकाल दें। हाँ, मैग्नेटिज्म क्लास 9 फिजिक्स का सबसे मुश्किल टॉपिक है, लेकिन हमने आप लोग के लिए ये वन शॉट लेक्चर निकाला है। पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी ने आपको ये पढ़ाया हुआ है ताकि आपको ये टॉपिक हलवा लगे और आप एग्जाम्स में मैग्नेटिज्म के सारे सवाल यूँ सॉल्व कर सकें। एग्ज़ाम में सिर्फ 2 महीने बचे हैं, तो अगर आपने ये स्कूल में सही से नहीं पढ़ा, पूरे साल नहीं पढ़ा या अपने टीचर ने सही से नहीं पढ़ाया आपको मैग्नेटिज़्म, तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए है और 2 घंटे बैठ के सुकून से आपने दिल लगा के ये चैप्टर पढ़ना है। एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमने आप लोगों के लिए नोट्स भी रखे हुए हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाएँगे, सबसे पहली लिंक है। यहाँ पे नोट्स पड़े हुए हैं आपके पास सारे के सारे टॉपिक्स के और सब्जेक्ट्स के। ये आप जाके गूगल ड्राइव की लिंक खोल लें और ये कोई एमी नोट्स नहीं है। हमारी बैच से 300 बच्चे थे जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आए थे, 90% से ज़्यादा मार्क्स। ये फर्स्ट फाइनल एग्जाम्स के रिजल्ट्स हैं। ये उन बच्चों के नोट्स हमने कंपाइल करके आप लोग के लिए डाले हुए हैं गूगल ड्राइव पे। आप इनको जाके पढ़ लें ताकि आपके भी है ना अच्छे मार्क्स आ सकें। दिल लगा के पढ़ना है, 2 महीने बचे हैं, आप अपनी एग्जाम की तैयारी करें, दिल लगा के पढ़ें आप। और अगर आप उन बच्चों की तरह 90% मार्क्स भी लाना चाहते हैं तो हमने रिविजन बैच खुली भी है। रिविजन बैच में हम आपको A to Z सारे टॉपिक्स पढ़ाते हैं, रिविजन कॉन्सेप्ट्स, साथ में स्पेशल एग्जाम राइटिंग सेशंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, मॉडल पेपर और साथ में गेस्ट पेपर। 3 गेस्ट पेपर्स हम देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपके एग्जाम में कौन से सवाल आने वाले हैं। इसलिए तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आते हैं। तो अगर आप हमारी रिविजन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, 800 रुपये का सिर्फ एक सब्जेक्ट है और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के लेना चाहें तो 3000 रुपये में सातों के सातों सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। आप इस व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है, आप हमें मैसेज कर लें, हम आपको हमारी रिविजन बैच में ऐड कर लेंगे और पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी वहाँ पे पड़ी हुई है, ये आपको पढ़ाने वाली है हमारी रिविजन बैच में। तो अब हम शुरू करते हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 मैग्नेटिज्म। चैप्टर नंबर 8 मैग्नेटिज्म, ठीक है। पूरा सब कुछ रिलेटेड है मैग्नेट से रिलेटेड। ये आप लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लास 6, 7, 8 से तब से। अगेन याद करवाने के लिए आपके पास जो रेड कलर एंड ब्लू कलर के जो मैग्नेट्स आपको पढ़ाते थे ना, जब आप छोटे होते थे, जिसमें आपके होते थे ये होते हैं आपके मैग्नेट्स। ये चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं, मतलब अपनी तरफ खींचते हैं या फिर दूर कर लेते हैं, ठीक है। आपके होते हैं 2 पोल्स, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, ठीक है। ये सिंपल चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। ये है ना मैग्नेटिक चीज़ें हो गई। उनको अट्रैक्ट करते जो मैग्नेट्स होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, या फिर जो मेटल्स हो गए उनको अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जो नॉन मैग्नेटिक चीज़ें होती हैं जैसे आपके लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया, उनको वो अट्रैक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। ये आप लोगों ने अभी तक पढ़ा हुआ है इसके बारे में। अब हम ज़्यादा थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले यहाँ पे बहुत ही एक तो सबसे पहले हिस्ट्री लिखी गई है कि मैग्नेट आए कब, तो 600 BC। 600 BC का क्या मतलब, आज से 2626 साल पहले, ठीक है। 2626 ईयर्स अगेन, ठीक है। तब आपके है ना पहले मैग्नेट क्या करेगा सिर्फ, ठीक है। तब है ना वहाँ पे उन्होंने देखा कि अच्छा आयरन थे, ये सब थे और अट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। बट ज़्यादा जो जो कॉन्सेप्ट्स आप देखें ना, जैसे ये जो अभी हमने मैग्नेट पढ़ा है, यू शेप मैग्नेट, बार मैग्नेट, ये सारी जो चीज़ें आई हैं ये आई हैं 100 साल पहले या अभी है ना रिसेंटली आई हैं, ठीक है। क्यों? मैग्नेटिज्म आपकी शुरू कहाँ से होती है? वो होती है आपके एटम से। तो हमने जो एटम लिया हुआ है ना कि ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें क्या होते हैं आपके प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। फिर उसके बाद साइड पे आती हैं आपकी चीज़ें जैसे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो शेल्स में होते हैं। तो ये हो गई आपकी शेल्स, ठीक है। ये हो गया आपका न्यूक्लियस और यहाँ पे साइड पे अब आ जाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे 2 हो गए और इधर में 4 बना देते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके इलेक्ट्रॉन्स। शुरू होती है कहानी यहाँ से और इससे हमारा टॉपिक भी शुरू होता है, डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। अब ये है क्या? तो देखें, प्रोटॉन जो आपका न्यूक्लियस जो है, ठीक है, ये न्यूक्लियस ये किससे बना होता है? ये बना होता है 2 चीजों से, एक तो नंबर 1 न्यूट्रॉन्स और दूसरा होता है आपका प्रोटॉन। न्यूट्रॉन्स का जो चार्ज है वो होता है न्यूट्रल, मतलब कोई चार्ज नहीं होता उसके ऊपर। वेराज जो प्रोटॉन्स हैं
वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड। और जो आपके जो साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिटल्स में जो होते हैं रोटेट कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। ये है आपके इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ें आ रही हैं, दो चीज़ें आ रही हैं। एक आ रहे हैं आपके न्यूट्रॉन्स, उनका कोई चार्ज नहीं होता इसलिए हम उनको है ना देखेंगे नहीं, तो न्यूट्रल वो हट गया। फिर आ गया प्रोटॉन्स, वो होते हैं आपके पॉजिटिवली चार्ज्ड। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, हमने ये पढ़ा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से है ना ये सर्कल में जन्म पाते हैं। ठीक है, अब ये अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस अट्रैक्शन की वजह से, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये घूम पाते हैं। जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स में पढ़ा था, रोटेटरी सर्कुलर मोशन, ये हमने पढ़ा था डायनामिक्स 2 में। इसमें क्या हो रहा है, सर्कल में चीजें घूम रही हैं। यहाँ पे बीच में एक आपका वो है यू कैन से सेंटर। ठीक है, आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो उसके सर्कल में घूम रहा है। क्यों, क्योंकि वो एक तो अट्रैक्शन हो गई, उसकी है ना एक फोर्स की जो साइड है वो इस तरफ जा रही है। एक्सलेरेशन कहाँ पे हो रही है, टूवर्ड्स द सेंटर। अगर एक्सलेरेशन सेंटर में हो रही है तो हमने वो पढ़ा हुआ है न्यूटन का लॉ कि F इज इक्वल टू ma। ठीक है, कि जिस तरफ पे आपकी एक्सलेरेशन होगी उसी तरफ में आपका फोर्स लगेगा। तो आपकी जो फोर्स है वो इस तरफ लग रही है, उसकी वजह से ये सर्कल में घूम रहा है। ऐसे आपके सैटेलाइट्स भी घूमते हैं जो अर्थ में अर्थ के जो अराउंड में रोटेट कर रहे होते, एक तो ये, और साथ में फिर आप जैसे योयो ले लें और उसको अपने सराउंडिंग में ऐसे ही घुमाते जाएं तब भी। और साथ में आपके जो एटम्स है ना वो भी ऐसे घूमते हैं। उसकी डायग्राम आ गई, आई थिंक तो यहाँ पे डायग्राम नहीं है, ओके ना माइंड। बट एनीवेज जो आपने वो पढ़ी थी वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि यार ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, इसमें बीच में यहाँ पे प्रोटॉन है। ठीक है, प्रोटॉन्स क्या हो गए, आपके पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गए, तो वो क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप, और ये हो गए आपके नेगेटिव चार्ज। तो फोर्स जो है ना आपकी ऐसे यू पड़ी है टूवर्ड्स द मिडल, वैसे ही जैसे आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी वजह से है ना ये सर्कल में ऐसे ही घूम पाते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में। तो यही है ना यहाँ पे वही सेम चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्पिन करें एंड यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। अब ये चलो घूम तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन अच्छा अब यहाँ पे डेफिनेशंस हो गई, ये कोई काम की नहीं है, ये आपको ऑलरेडी पता है। ये जो पार्ट है ये न्यूक्लियस वाला, ये कोई काम का नहीं है, ये था, यस। अब जो मैग्नेटिज्म है वो प्रोड्यूस कैसे हो रही है, सो जो बेसिस है ना जो जो शुरू हो रही है वो आ रही है बेसिकली मैग्नेटिज्म की, कहाँ से, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। पहले जो थे हमने सिर्फ नॉर्मल पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है आपका और ये नेगेटिवली चार्ज था। ठीक है, जब ये मूव करते हैं इससे क्या हो रहा है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है जब वो मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस तो उससे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो हर कोई जो एटम है, ठीक है, वो सारे जो एटम्स पड़े हुए हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़ी सी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स है, ये रोटेट कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं और घूम रहे हैं। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, इसमें प्रोटॉन है। ठीक है, प्रोटॉन्स का अगेन नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ, साउथ नीचे की तरफ। जब ये स्पिन करते तो मैग्नेटिज्म यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सबसे पहली चीज ये। तो अब बहुत सारे हमारे पास होते हैं एटम्स, ठीक है, तो सारे मिलके है ना बहुत सारी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है। अब दो पोल्स होते हैं, एक हो गया नॉर्थ पोल जो आप पढ़ते आ रहे हैं, जो नॉर्थ की तरफ मतलब ऊपर की तरफ पॉइंट करता है, वो होता है नॉर्थ पोल आपका। ठीक है, फिर होता है आपका साउथ पोल जो नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स की तरफ है ना पॉइंट करता है। ठीक है, ये आपके दो पोल्स होते हैं। सो ये है ना यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू होता है कि आपके ये जो पार्टिकल्स है जब ये मूव करते हैं तो उससे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होती है। एंड ये तो सिर्फ एक एटम है, हमारे पास बहुत सारे एटम्स होते हैं। और वो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है ना, एवोगाड्रोस कांस्टेंट। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 6.02 टाइम्स 10⁻23। ठीक है, इतने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं एक मोल में, तो ये बहुत ज़्यादा है इसलिए।
ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं ये कि तो अब इसमें है ना 2 चीज़ें, एक तो आपका एक तो रोटेशन है, ठीक है? सो हाँ, अब मैं आता हूँ उस पे, अलग-अलग किस्म के हमने मोशंस पढ़े थे ना, एक ट्रांसलेटरी जो लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे। फिर ये रोटेशन है कि मतलब एक ही जगह पे घूम रहा हो ऐसे ही, नॉट ये सेंट्रीपिटल फोर्स अलग है। इसमें आप क्या करते हो, सेंट्रीपिटल फोर्स में घूम रहे हो, ठीक है? घूम रहे से मुराद के जैसे आप चौक ले लो, चौक पे आप रहते हैं गाड़ी लेते हो, घुमाते हो, ठीक है? ये है ना बादाबाद की चौरंगी होगी, इसमें आप सर्कल में ऐसे ही घूमते हो, तो इससे हम कहते हैं कि आप सेंट्रीपिटल फोर्स काइंड ऑफ एक लग रही है, आप है ना टूवर्ड्स द मिडल है ना एक्सलेट करें, ये हो गई मूवमेंट, इसमें आप ट्रांसलेट कर रहे हो। लेकिन एक और होती है रोटेटरी मोशन, ये मैं रिवाइज करा रहा हूँ। रोटेटरी मोशन में ये कि आप है ना समझे एक जगह पे खड़े हुए हैं, आप अपने एक है ना पाँव पे खड़े होकर आप है ना खुद को रोटेट करते हो। रोटेट करने से मुराद आपने जो ये हो गया, ठीक है? एक एक पाँव पे खड़े होके एक ही जगह पे रोटेट करना, इसमें आप मूव नहीं कर रहे, आप सिर्फ रोटेट कर रहे हो, सर्कल्स में रोटेट कर रहे हो, इसमें आप सर्कल्स में घूम रहे हो, ठीक है? तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, दोनों कर रहा है, ठीक है? दोनों कर रहा है। कैसे? सर्कल में ऐसे ही घूम भी रहा है और साथ में रोटेट भी कर रहा है सेम। जैसे आपका जो अर्थ और मून है वो भी ऐसे ही करते हैं। आपके जो अर्थ एंड मून्स हो गए, अर्थ जैसे हो गई, अर्थ रोटेट करती है सन को और साथ में घूमती भी है, इसलिए हमारे पास अलग अलग सीजन्स आते हैं। नंबर 1, सीजन्स क्यों आते हैं? क्योंकि आप सन को रोटेट कर रहे हो, ठीक है? सन के अराउंड आप ऑर्बिट कर रहे हो, इससे हम कहते हैं ऑर्बिट। ये जो पार्ट है इसमें आप ऐसे सर्कल में घूम रहे हो, इससे हम कहते हैं ऑर्बिट करना। और जो पार्ट है कि आप एक जगह पे ऐसे होके घूम रहे हो एक ही जगह पे, तो इससे हम कहते हैं रोटेट। तो अगर आपने देखा होगा कि आपके पास अलग अलग सीजन आते हैं, जैसे समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, ये क्यों आता है? वो इसलिए क्योंकि आप ऑर्बिट कर रहे हो। ऑर्बिट करने से क्या मुराद, इसमें क्या होता है, ये जैसे सर्कल है ना, तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो अर्थ है वो पूरे जगह ऐसे ही घूम रहा है, सर्कल में ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है? सन के राउंड ऐसे ही घूम रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट है रोटेट का, कि आप एक ही जगह पे खड़े हुए और उधर स्पिन कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, एक ही जगह पे खड़े हो। दोनों होती हैं। उन दोनों के चक्कर में क्या होता है कि जैसे अर्थ हो गया, अर्थ जब रोटेट करता है तब क्या होता है कि जब आप रोटेट करते हो तो उसकी वजह से ना आपके पास डे एंड नाइट आती है, आपके पास रोश डे, सुबह या शाम या रात, ठीक है? ये जो रात और सुबह मॉर्निंग का ये जो कॉन्सेप्ट है, शाम, इवनिंग, ये रोटेशन की वजह से आता है, क्योंकि आप सन को फेस करते हो या नहीं करते, तो आप घूमते हो, उसकी वजह से है ना होता यह है कि आप जैसे ये पार्ट है, ये देखें यहाँ पे जो ये साइड है, जैसे ये हो गया आपका एशिया साइड और यूरोप साइड, ठीक है? उस वक्त क्या है, सुबह है। सुबह क्यों है? क्योंकि वो सन की तरफ फेस करे तो रोशनी इधर आ सकती है। जो अमेरिका साइड हो गया, अमेरिका साइड पे रात हो गई। अगर आप इधर आ गए, ठीक है, अगर आप इसको रोटेट करते हो, ठीक है, रोटेट होके क्या होता है कि रोटेशन, तो ये है ना घुमा एक ही जगह पे, तो रोटेट होके समझे ये वाली जो डायग्राम है ना यहाँ पे, इनफैक्ट रोटेशन की मैं डायग्राम अलग खोल लेता हूँ। अर्थ रोटेटिंग डे नाइट, ये हो गया, ठीक है? जो साइड सन को फेस कर रहा है, ठीक है, एक जगह पे रोटेट हो रहा है समझे, तो सूरज की जो रोशनी है वो इस तरफ आ रही है और जो सूरज की रोशनी इस तरफ नहीं आ रही, तो इस तरफ रात है, ठीक है? फिर ये घूमा तो फिर उसका उल्टा हो गया, फिर आपकी तरफ रात हो गई और फिर दूसरी तरफ सुबह हो गई, ठीक है? तो इसे कहते हैं रोटेशन। अब ये है ना सेम कॉन्सेप्ट जो आप लोगों ने ऑलरेडी ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ और साइंस में पढ़ा हुआ है, यही सेम कॉन्सेप्ट आ जाता है आपके एटम्स में, जिसकी वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होती है, ठीक है? ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें अलग हो जाती हैं, जैसे ये न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? कॉन्सेप्ट वही सेम है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिए जिससे आप याद रख सकते हैं कि यार हो क्या रहा है, कि स्पिनिंग का क्या मतलब है, नंबर 1, और नंबर 2 ऑर्बिट करने का क्या मतलब है। ये मैंने आपको एक अच्छी एग्जाम्पल दी है जिससे आपको हमेशा याद रहेगा कि चल क्या रहा है, ठीक है?
तो ये हो गया ऑर्बिटल, एक सेकंड पे, एक हो गया ऑर्बिट करना, ऑर्बिट मतलब सर्कल में आप घूम रहे हो, और दूसरा हो गया स्पिन करना, स्पिन मतलब एक ही जगह पे आप रोटेट कर रहे हो, ठीक है, ये हो गया। अब होता क्या है कि इस ऑर्बिटल के चक्कर में और स्पिनिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस हो जाती है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है इसके ऊपर हम आते हैं, लेकिन जो मैग्नेटिज्म है, जो आप अट्रैक्ट कर पाते हैं या रिपेल कर पाते हैं, ये सारा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि क्योंकि आपके जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं इनकी मोशन हो रही है ऑर्बिट में एंड साथ में रोटेट भी हो रहे हैं, ठीक है। इधर से है ना आपकी मैग्नेटिज्म स्टार्ट हो रही है। वो कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे एक्सपैंड होती है, हम आगे जाके पढ़ेंगे 8.2 8.3 में। लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ ये समझें कि आपकी अट्रैक्शन और रिपल्जन शुरू कहाँ से होती है सबसे पहले तो, ठीक है। एक तो ये, ठीक है। ये आ गया डोमेन थ्योरी में क्या है कि आपकी एक सेंट्रल बॉडी हो गई, न्यूक्लियस एंड आपके लाइट पार्टिकल्स, ठीक है, नेगेटिव चार्ज जो हो गए, न्यूक्लियस प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। होता क्या है, ये डोमेन थ्योरी है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर आया, ठीक है, अगर वो कहता है व्हाट इज द डोमेन थ्योरी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आ गया, तो आप लिखेंगे कि एटम्स एक्ट लाइक टाइनी मैग्नेट्स, ठीक है। एटम्स में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबसे पहली चीज। दूसरा, एटम्स दे एक्ट लाइक टाइनी मैग्नेट्स, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं, एक तो नंबर वन, स्पिन करने से मुराद रोटेट करते हैं एक जगह पे खड़े होके, और साथ में ऑर्बिट कर रहे होते हैं, तो दोनों हो गई। फिर जो आपकी अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल, ठीक है, जिसमें मैग्नेट, अच्छा नहीं, इसके ऊपर बात है, ये डायग्राम हो गई, ठीक है, ये आपने डायग्राम याद रखनी है, ठीक है। ये आप लिखेंगे पहला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक मटेरियल एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, कि अच्छा एटम्स तो हर चीज में होते हैं, लेकिन दो किस्मात के क्यों हो गए हमारे पास, एक मैग्नेटिक जो अट्रैक्ट और रिपल करते हैं और दूसरे जो नॉन मैग्नेटिक, उससे डोमेन्स का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल जो है, ठीक है, जो अट्रैक्ट और रिपेल नहीं करते, ठीक है, उसकी जो डोमेन्स होती है, डोमेन से मुराद के उनके जो इलेक्ट्रॉन्स, जो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो ये हैं, वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे। क्या मतलब, जैसे आपका एटम हो गया, लेट्स से ये ऑब्जेक्ट आते हैं यहाँ पे, ये लेट्स से एक बॉक्स हो गया, ठीक है। इस बॉक्स में क्या है, एटम्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब अज्यूम कर ले मैंने इतने बना दिए, होते बहुत ज़्यादा है लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए। अब आपके पास जो एटम्स हैं वो किस डायरेक्शन में फेस करें, डायरेक्शन हमें कैसे पता चलेगी। देखिए, न्यूक्लियस जो वो है, नॉर्थ पोल उसके ऊपर होता है, साउथ उसके नीचे होता है। लेकिन अगर मैं समझे इस पेज को रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने ऐसे ही घुमा दिया इसको, ये हो गया, मैंने पेज को घुमा दिया। अब देखें ना, नॉर्थ मेरा इस तरफ हो गया, रीजन बीइंग ये कि मैंने घुमा दिया, आई चेंज्ड माय व्यू, मैंने अपना जो व्यू है ना वो चेंज कर दिया। लेकिन जो मेरा ट्रू नॉर्थ है, ट्रू नॉर्थ मेरा ऊपर है, लेकिन क्योंकि ये है ना हमने घुमा दिया, उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो अलाइनमेंट है ना वो अलग अलग डायरेक्शन में हो जाती है। सो अब वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके आते हैं। नॉर्थ है ना, हर किसी का ज़रूरी नहीं हर किसी का ऊपर हो, किसी का यहाँ पे भी हो सकता है, किसी का ऐसे यूं भी हो सकता है कि यार ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो आपके एटम्स हैं, वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपकी, लेट्स से अगर वो सेम डायरेक्शन में पॉइंट नहीं कर रहे, तो क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी सही से प्रोड्यूस नहीं हो पाती। ये कोलाइड इसके साथ कर रहा है, ये इसके साथ कर रहा है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, आपके नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स आ जाते हैं, ठीक है। उनकी डोमेन है ना, डोमेन इससे कहते हैं कि आर दे पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन और नॉट, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो गया। एंड डोमेन की डेफिनेशन यहाँ पे आई थिंक लिखी ये रही, बट डोमेन इज द ग्रुप ऑफ एटम्स इन अ मटेरियल विच हैव एंड पोल्स पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, जो उनके नॉर्थ पोल है, ठीक है, वो सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। तो आप देखें यहाँ पे जो आपके नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, उनकी जो एटम के ऊपर वाला जो पार्ट है, जैसे सर हो गया, जैसे हमारा सर हो गया ना, वैसे ही एटम का जो सर है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, वो इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। ये देखें यहाँ पे, ये सेम डायरेक्शन में पॉइंट नहीं कर रहे, तो उनकी जो डोमेन है ना वो सेम, उस पे जो एंड पोल्स हैं वो सेम डायरेक्शन में पॉइंट नहीं कर रहे, उसकी वजह से आपके है ना नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स आ जाते हैं। लेकिन जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, जो अट्रैक्ट और रिपेल कर पाते हैं,
उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें वो सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हो। सेम डायरेक्शन से क्या मुराद, ये छोटा सा मैंने बॉक्स बनाया, ठीक है, ये एटम आ गए यहाँ पे, ठीक है, ये सारे है ना सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं कि लेट्स से ऊपर की तरफ, ठीक है, अननेसेसरी नहीं ऊपर की तरफ भी हो, किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन सबकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। सो अब मैंने लेट्स से 4 एटम्स वापसी बनाए एंड वो है ना सारे लेट्स से इस तरफ पॉइंट कर रहे हैं। अगर सारी सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं तो इन्हें हम कहते हैं मैग्नेटिक न्यूक्लियस, ठीक है, फोर्सेस बिटवीन मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है। ये थोड़ा सा रिविजन हो गया कि आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है, आपके 2 पोल्स होते हैं, ठीक है। मैग्नेट में बना लेता हूँ, एक आपका नॉर्थ पोल हो गया जो रेड कलर का हो गया, और दूसरा हो गया आपका साउथ पोल, ठीक है। अगर आपकी साउथ और नॉर्थ पोल है, ठीक है, तो होता यह है कि अगर लाइक पोल्स होते हैं, मतलब जैसे मैंने एक मैग्नेट लिया और उसको मैंने साउथ पोल है ना मैंने नॉर्थ के साथ कर लिया, तो वो अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। लेकिन अगर मैंने साउथ पोल का साउथ पोल के साथ रखा तो वो रिपेल होंगे, ठीक है। तो इससे वो कॉन्सेप्ट आता है कि लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक सॉरी लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये अच्छी डायग्राम है। अगर आप नॉर्थ और साउथ 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 एक साथ रखेंगे तो रिपल्शन होगी, अट्रैक्ट नहीं करेंगे। नॉर्थ और नॉर्थ एक साथ रखेंगे तो रिपेल करेंगे, और अगर आपने साउथ और नॉर्थ को एक साथ रखा तो वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, ठीक है। तो ये है ना सिंपल सा एक रिविजन हो गया। ऐसे ही ना आपकी अट्रैक्शन एंड रिपल्शन होती है, ठीक है। अनमैग्नेटाइज मटेरियल में जो आपकी मैग्नेटिक डोमेन्स जो होती हैं, ठीक है, वो रैंडमली ओरिएंटेड होती है, हर जगह अलग अलग डायरेक्शन में दिख रही होती है, जिससे मैग्नेटिज्म नहीं होती, कैंसल आउट हो जाती है। लेकिन मैग्नेटाइज मटेरियल में सेम डायरेक्शन होती है, तो उससे एक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। सो ये है ना दोनों की डायग्राम्स हो गई। एंड अगेन लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक पोल्स डोंट अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। सो अब हम आते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड से क्या मुराद, आपके पास होते हैं नॉर्थ पोल, ठीक है, एक हो गया आपका नॉर्थ पोल और दूसरा हो गया आपका साउथ पोल, ठीक है। यहाँ पे होता यह है कि इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है, इमेजिनरी लाइंस ये हम देख नहीं सकते, लेकिन इमेजिनरी होती हैं जो हमने इंसानों ने बनाई है फॉर रिप्रेजेंटेशन। मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी जगह है कि अगर आपने इस एरिया में, ठीक है, अगर आपने इस एरिया में एक मैग्नेट को रखा तो क्या होगा, वो आइदर अट्रैक्ट होगा या फिर रिपेल होगा। ये है ना फील्ड लाइंस होती हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे अगर आपने एक मैग्नेट को रखा इसके अंदर तो है ना एक मैग्नेटिक फोर्स फील्ड होती है आपको इस एरिया में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी जगह है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फोर्स फील होगी अगर आप एक मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को रखे हो। अगर आपने एक नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को आपने इस जगह पे रखा तो उसको कोई कुछ फोर्स फील नहीं होगी। लेकिन अगर आपने एक मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख लिया तो फिर वो आइदर अट्रैक्ट होगा या फिर रिपेल होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको एक मैग्नेटिक फोर्स फील की जाती है, ठीक है। ये है आपका कॉन्सेप्ट, ये आपकी डेफिनेशन। द रीजन और स्पेस अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेटिक पोल, ठीक है, इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। अगेन आपने कोई भी ऑब्जेक्ट को रखा इसमें, ठीक है, तो उसकी भी एक मैग्नेटिक फील्ड और उसके भी पोल्स होते हैं, उसकी भी फील्ड्स होती हैं, तो फिर है ना वो इंटरैक्ट करती है, तो उस जगह पे क्या होता है एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो होते हैं आपके मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये हो गई आपकी फिनिशिंग। अब जैसे हमने पढ़ा था ना कि वेलोसिटी को हम कहते हैं v, ठीक है, हमने बोला था वेलोसिटी को हम कहते हैं v इन शॉर्ट, a को हम कहते हैं एक्सेलरेशन, टाइम को कहते हैं हम p। वैसे मैग्नेटिक फील्ड का एक हमने शॉर्ट रखा हुआ है, यू कैन से सिंबल, उससे हम कहते हैं b, ठीक है, b फॉर मैग्नेटिक फील्ड। आई डोंट नो व्हाई बट
एक कोई और लैंग्वेज आई थिंक सो लैटिन या वहाँ से इन्हें निकला हुआ है, ठीक है। सो हम कहते हैं बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जैसे वी फॉर वेलोसिटी है, टी फॉर टाइम है, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट है, वैसे ही बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा सा अजीब है लेकिन हाँ ये करना पड़ेगा, साइंटिस्ट्स ने है ना ये डिसाइड किया है, कुछ कर नहीं सकते। पहली चीज़ ये हो गई। अब जैसे हमने यूनिट्स पढ़े हुए हैं, डिस्टेंस का हमने पढ़ा हुआ है मीटर, यहाँ पे लिख लेता हूँ। डिस्टेंस का हमने क्या पढ़ा है, मीटर पढ़ा है। टाइम का हमने क्या पढ़ा हुआ है, सेकंड्स पढ़ा हुआ है। तो वैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड का एक नया जहेज है, उससे हम कहते हैं टेस्ला, टेस्ला या टी इन शॉर्ट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल्स हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड हो गई, उसकी स्ट्रेंथ है 2 टेस्ला या फिर 100 टेस्ला, ठीक है। ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है कि वो कितनी स्ट्रांग है। तो ऐसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड को आप मेजर क्या करें, उसकी इंटेंसिटी, मतलब कितनी स्ट्रांग है, क्या वो और ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है या और ज़्यादा स्ट्रांगली रिपेल करता है या फिर पुश करता है, क्या करता है। सबसे पहली चीज़ ये, ठीक है। तो बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका यूनिट होता है टेस्ला, ठीक है। तो यहाँ से ये आया। अब मैग्नेटिक फील्ड्स में हम ये आते हैं कि अच्छा ये जो चीज़ है ना, इसको मैं कहूँगा अभी आप छोड़ दें। इसके ऊपर है ना हम बाद में आते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। पहले मैं आपको समझाऊंगा बार मैग्नेट। बार मैग्नेट हमने क्योंकि पहले पढ़ा हुआ है। तो होता ये है कि आपके जो नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, उनके बीच में ऐसे ही लाइंस बनी हुई है, ठीक है। कैसे बनती हैं, ये मैंने यहाँ पे बनाई थी, मैं वापसी एक और दफ़ा बनाऊंगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक पहले सबसे नॉर्थ पोल यहाँ पे बनाया और यहाँ पे आपने बनाया साउथ पोल। होता ये है कि आपका जो नॉर्थ पोल है ना, उधर से लाइनें निकलती हैं, ठीक है, निकलती हैं, दे लीव, एंड साउथ पोल में रिसीव होती है। तो आपकी जो फील्ड लाइंस है वो शुरू होती है यहाँ से, स्टार्ट होंगी यहाँ से और एंड होगी यहाँ पे। आपकी हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो स्टार्ट होंगी नॉर्थ से और ख़त्म होंगी साउथ में। कैसे, उसके ऊपर आते हैं। आपने एक लाइन ली यहाँ से, ठीक है, और वो ऐसे ही कर्ल करके घूम के यहाँ पे ऐसी आई, ठीक है, उसकी डायरेक्शन ऐसे ही होगी। फिर आपने थोड़ा सा ऊपर से यहाँ से किया, ऐसे ही कर्ल करके वापसी यहाँ पे आएगी, ये डायरेक्शन उसकी वही ऐसी होगी। फिर यहाँ से जाएंगे तो इसकी भी ये होगा, फिर यहाँ से भी नॉर्थ से साउथ है ना ऐसे ही जाएंगे, ठीक है। और नीचे वाले में वही सेम होगा लेकिन बस यहाँ से अब ऐसे घूम के इधर आएगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना ऐसे ही बनती हैं। आप बोलेंगे सर ये इमेजिनरी है तो ये आई कहाँ से, ये हमने इंसानों ने तो बनाई लेकिन ऐसे क्यों बनाई हमने। तो उसके लिए ना एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। वह ये था कि ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे भी कर सकते हैं अगर आपके पास मैग्नेट हो और साथ में थोड़े से आयरन के नेल्स हो। तो वह ये था कि साइंटिस्ट ने एक है ना आयरन नेल्स लिए, ठीक है, और ये है ना मैग्नेट पड़ा हुआ है यहाँ पे, और उन्हें आयरन नेल्स ऐसे ही छोड़ दिए। तो उन्होंने देखा कि यार ये है ना ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा हमारे पास। ये स्ट्रक्चर क्या है, वही चीज़ जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये है ना ऐसे यू बन रही है, यहाँ से जा रही है ऐसे यू यहाँ पे, ठीक है। तो ये है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आई कहाँ से, ये हमने थोड़े से एक्सपेरिमेंट किए थे और ये आप अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये देखें नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो आप देखें यहाँ पे कोई ये खाली है, यहाँ पे कोई कुछ है नहीं, क्यों, क्योंकि ये रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन अगर आप यहाँ पे आए तो ये देखें अट्रैक्शन हो रही है यहाँ पे, उसकी वजह से है ना क्या कहते हैं हमें इंटेंसिटी का पता चल जाता है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे हमें अट्रैक्शन रिपल्जन का ऐसे ही पता चल जाता है कि यहाँ पे देखिए कुछ है ही नहीं, खाली है, क्यों, क्योंकि रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये है ना ऐसे ही आई थी। अगर आपके पास ये थोड़े से आयरन नेल्स पड़े हों और साथ में मैग्नेट पड़ा हो तो आप ये अपने घर पे कर सकते हैं, वरना ये स्कूल में भी है ना आपको शायद करवाएं, वरना मैं कहूँगा कि यूट्यूब की आप वीडियो देखते हैं। तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक
फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसे ही बन जाती है। ये आपको है ना ड्रॉ करना भी मैंने सिखा दिया कि ड्रॉ कैसे होती है एंड दिखती कैसी है, ठीक है। ये पहली चीज़ हो गई। अच्छा, यहाँ पे भी ये दिया हुआ है आयरन फिलिंग्स के साथ, ठीक है। तो अगेन आपकी एन ऐसे ही बनती है, एक चीज़ ये। अब दूसरी चीज़ पर आते हैं इस पे कि ये क्या है। तो देखें, आपके जो लेट्स से हम वायर लेते हैं, ठीक है, ये आपकी एक वायर हो गई। इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स है ना मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स आपके ऐसे ही मूव करते हैं। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ना आपके करंट समझे मूव कर रहा है, ठीक है। सो जब करंट यहाँ पे मूव करता है तो अगेन आपके पार्टिकल्स वापसी आगे चार्ज्ड वाले यहाँ पे जब ये मूव करते हैं ना वायर में, ये क्या है, एक वायर है। जब इसमें बिजली मूव करी होती है, जब आपका करंट मूव होता है ना एक जगह से दूसरी जगह, इसे क्या कह रहे हैं हम, करंट। यहाँ पे बिजली हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ठीक है। जब आपका करंट मूव करता है ना तो होता क्या है कि एक मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड ऐसे ही प्रोड्यूस होती है। तो वो है ना ऐसे ही होने लगती है, ठीक है। सो ये है ना मैग्नेटिक फील्ड है ना इसके अराउंड ऐसे ही हुआ है। ये एक और किस्म की मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे क्या दिया बस, ये अगेन हुई, ये आप कह रहे हैं यहाँ पे ऐसे यू करंट मूव कर रहा है एंड ये है ना यहाँ पे इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस पर डायरेक्शन क्या होता है, ये है ना एक रूल है। इसमें सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि अज्यूम करें आपने है ना अपने फिंगर, अपने हाथ को है ना एक वायर को पकड़ा इस ऐसे यूं, ठीक है, जैसे थम्स अप करें वैसे। आपका थंब जो है ना वो उस डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में आपकी करंट मूव कर रहा है। सो करंट अगर आपका ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो आप उसको थंब को ऊपर की तरफ रखेंगे और फिर वायर को ग्रिप करेंगे। अगर करंट नीचे की तरफ होगा तो आप इसको घुमा लेंगे, तो आपका जो थंब है ना वो नीचे की तरफ ऐसे ही पॉइंट करेगा और फिर नहीं फिंगर्स ऐसे यू रैप करेगा, ठीक है। जब आप ये करते हैं तो फिर आपकी जो ये जो फिंगर्स है ना बाकी जो चार, ये जिस डायरेक्शन में होती हैं उस डायरेक्शन में आपको पता चल जाता है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हैं। क्या वो नॉर्थ की तरफ ऐसे ही हो जा रही हैं, किस डायरेक्शन में घूम रही हैं, क्या वो क्लॉकवाइज हैं या एंटी क्लॉकवाइज हैं, ठीक है। ये आपको एक छोटा सा रूल है। अगेन ये ज़्यादा आप डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 19 या 20 में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। यहाँ पे ये फेंका हुआ है बहुत गंदे तरीके से, बट इन शॉर्ट ये आपका करंट हो गया, ऊपर की तरफ जा रहा है, आपने वायर को पकड़ा तो फिर आपको डायरेक्शन पता चल जाती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती है, ठीक है, ठीक है। आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ऐसे ही यहाँ पे होती है। आप जिस डायरेक्शन में करंट को जिस डायरेक्शन में आपका करंट होगा उस डायरेक्शन में आप थंब को रखेंगे और फिर है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ही सर्कल में घूमती हैं, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था ना सर्कल में। तो अगर मेरा करंट इस दफ़ा जा रहा है टूवर्ड्स दी राइट, ठीक है, तो मेरा जो थंब होगा ना इसको मैं ऐसे पकड़ूंगा कि मेरा जो थंब है वो इस तरफ ऐसे ही है वो, ठीक है। थंब ऐसे ही होगा तो मैं वायर्स को ऐसे ही ग्रिप करूंगा, तो फिर है ना मेरी थम्स है ना उस डायरेक्शन में होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो आप और डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 10 में। बस यहाँ पे है ना दिया हुआ है ऐसे ही। अगेन किताब जीपीटी ने लिखी है तो इसलिए ना चीज़ें यहाँ पे बहुत बुरे तरीके से लिखी हुई हैं, बट ये है ना एक चीज़ है जो आपने थोड़ी सी याद करनी होगी कि अच्छा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब बार मैग्नेट होता है तो ऐसी क्यों होती हैं, और जब वायर होता है, जब करंट मूव कर रहा हो, अगर करंट मूव नहीं करेगा तो है ना कोई मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी, लेकिन अगर करंट होगा तो फिर है ना सर्कल ऐसे यूं कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, ठीक है, और वो अराउंड द वायर होंगे। पहले यहाँ पे ऐसे ही होते हैं ना, अब अराउंड द वायर होंगे सर्कल्स, ठीक है। सो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया इसका सेकंड चीज का, वायर्स का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सो डायरेक्शन क्या होता है, अगेन डायरेक्शन हमेशा सेम होती है कि मैंने आपको बताया था नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन हमने इसमें कवर की थी।
डायरेक्शन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज नॉर्थ टू साउथ, हमेशा नॉर्थ लीव करते हैं उधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्यों? फोर्स वहां से ऐसे फिर साउथ है वहां पे रिसीव होते हैं, ठीक है। ये आपकी डायरेक्शंस हैं ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो अगर हम इसमें भी देखें तो ये देखें नॉर्थ और साउथ है, नॉर्थ से अगर वायर्स लाइंस निकलती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलेंगी, हमेशा आप स्टार्ट करेंगे लाइंस बना, जब भी आप लाइंस बनाएंगे तो वो नॉर्थ से शुरू होंगी एंड वो जाएंगी साउथ की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे चली गई सामने, और साथ में ये वाली है ये भी साउथ की तरफ जाएंगी। ये नॉर्थ है, नॉर्थ से यहाँ से निकल रही हैं और साउथ में से घूम के आएंगी। फिर इसमें भी वही सेम होगा, नॉर्थ से साउथ, और ये नॉर्थ है इधर भी साउथ की तरफ जाएगा, ये नॉर्थ है साउथ की तरफ जाएगा। फिर इसमें क्या है कि नॉर्थ से नॉर्थ अट्रैक्ट रिपेल करेंगी, ठीक है। तो नॉर्थ से नॉर्थ वाली कभी मैच नहीं करेंगी। इसमें क्या होगा कि ऐसे ही घूम के ऐसे ही इसमें एक दूसरे के साथ ये वो नहीं करेंगी, कोलाइड नहीं करेंगी, ठीक है। सो इसकी ये देखिए ये बात अच्छी है। फिर इसमें क्या होता है, साउथ रिसीव करता है, नॉर्थ की तरफ से जाते हैं। तो हमने ये दो तो कर लिए, ये दोनों में आपको बना के सिखा दी। अब ये वाले जो दो हैं ना नीचे वाले, ये वाले जो दो हैं इनकी डायग्राम है ना, समझे, ये है नॉर्थ यहाँ पे, साउथ दोनों रिसीव करती हैं, दोनों की तरफ से ऐसी वो लाइन जा नहीं सकती, तो है ना वो एक पूरा सर्कल बनता है यहाँ पे। और जब यहाँ पे आते हैं तो नॉर्थ की तरफ से निकलती हैं, साउथ की तरफ रिसीव होती हैं, नॉर्थ की तरफ से निकलती है, लेकिन यहाँ पे अगेन ये रिसीव नहीं होंगी एक दूसरे से, ये निकल रही हैं, तो दे वोंट कंबाइन टुगेदर एंड वो है ना ऐसे ही यहाँ पे जाके पीछे वाले से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये होती है आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब आती है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमने किया था ना यहाँ पे कि हमने यूनिट पढ़ा था, सो हमारे पास अलग अलग किस्म की होगी। लेट्स से हमारे पास एक हो गई 2 टेस्ला एंड दूसरा हो गया 100 टेस्ला और लेट्स से 10 टेस्ला। अब सवाल ये है कि दिखती कैसी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात हो रही है ना, कि अच्छा हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, जितना ज़्यादा बड़ा यूनिट होगा, लेट्स से 100 टेस्ला 1000 टेस्ला, कुछ ज़्यादा और स्ट्रांग होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ना वो ज़्यादा होती हैं एंड ज़्यादा क्लोजर होती हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो एक तो नंबर 1 मोर लाइन्स, नंबर 2 क्लोजर टू ईच अदर। सो इसकी मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको, ये देखें। अब लेट्स से हाँ यहाँ पे आ गए नोट्स में, तो ये देखें ये है आपका एक मैग्नेट, ये है आपका दूसरा मैग्नेट, ठीक है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे देखेंगे आपके पास सिर्फ यहाँ पे है ना थोड़ी सी क्या कहते हैं ऊपर की तरफ, अब वो है ज़्यादा है एंड इधर कम है। तो अगेन दिस इज अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट, तो उसमें है ना ज़्यादा थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, एक तो ये, ठीक है। दूसरा एक और अच्छी एग्जाम्पल, यस ये अच्छी है। सो एक तो ये हो गई ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, तो ज़्यादा लाइंस होगी, एक तो ये नंबर 1। नंबर 2 उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा अगर वो वीक होगी, ठीक है। तो लेट्स से राइट वाली हो गई आपकी 2 टेस्लास, लेफ्ट वाली होगी आपकी लेट्स से 10 टेस्लास। ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर 1। नंबर 2 एक दूसरे से और ज़्यादा करीब भी होंगी। तो मैग्नेट में है ना एट द एंड ऑफ द डे वो दिखता है ये ऐसे। यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल शुरू की तरफ जहाँ पे आपका मैग्नेट शुरू होता है वहां पे लाइंस एक दूसरे से बहुत करीब है, क्यों? क्योंकि आप मैग्नेट के बहुत करीब हैं, तो वहां पे इंटेंसिटी और फील्ड है ना ज्यादा होती है। लेकिन अगर मैग्नेट से थोड़ा दूर जाएंगे तो वहां पे फील्ड्स लाइंस है वो कम हो जाती हैं, एक तो नंबर 1, और नंबर 2 दूर हो जाती हैं एक दूसरे से। आप लेंगे अगर 2 मैग्नेट्स पास में रखेंगे तो और ज्यादा जल्दी से है ना वो अट्रैक्ट हो जाती है, लेकिन दूर करते तो इतनी ज्यादा फोर्स नहीं होती, क्यों? क्योंकि फील्ड लाइंस वहां पे कम है, वहां पे फील्ड वीक है, लेकिन पास में ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। ये है ना आती है आपके इसके अंदर स्ट्रेंथ में, ठीक है, कि अगर फील्ड लाइंस फास्ट में हुई, ठीक है, वो स्ट्रांग होगी और ज्यादा लाइंस होंगी। अगर दूर हुई और कम लाइंस है तो वो वीक हो जाती है, ठीक है। तो इससे है ना डायरेक्शन भी आ जाती है एंड स्ट्रेंथ भी आ जाती है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मैग्नेटिक शील्डिंग। मैग्नेटिक शील्डिंग एक सिंपल कॉन्सेप्ट है
उसमें बस ये कि शील्ड हम कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है। शील्ड जैसे आप लोगों को पढ़ी गेम्स हो गए या फिर आपके जो सोल्जर्स हो गए, शील्ड किस चीज़ के लिए होती है? प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक शील्डिंग भी एक सॉर्ट ऑफ सिमिलर कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे आप शील्ड कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को, एक चीज़ को बचा रहे हैं, एक चीज़ को अलग कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये आपका मैग्नेट मैग्नेट हो गया, ठीक है, और इसकी है ना फील्ड लाइन से ये वैसे ही जा रही है, और यहाँ पे अब एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये एक बॉक्स समझे हैं, ठीक है, ये एक बॉक्स है ग्रे कलर का, उस बॉक्स के अंदर है ना कुछ चीज़ पड़ी है, लेकिन आपने एक ऐसी चीज़ उसके सराउंडिंग में डाल दी ताकि वो शील्ड हो जाए, ताकि इंटरफेयर ना कर सके। ये देखिए यहाँ से ना लाइन्स ऐसी घूम के जा रही हैं, तो इट हैज़ बीन शील्डेड, इट हैज़ बीन प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कोई उसके ऊपर असर नहीं करी। जैसे हमने वो पढ़ा था ना कि एक वायर हो गई, ठीक है, और इसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू करता है तो है ना ऐसे ही सर्कल में ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती जा रही हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लाते हैं, ठीक है, लेट्स से मैं एक मैग्नेट यहाँ पे लेके आ गया, तो क्या होता है कि अट्रैक्शन रिपल्शन फील होती है थोड़ी सी। लेकिन अगर मैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट यहाँ पे डाल दूँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हटा दे, तो फिर है ना यहाँ पे शील्डिंग आ जाती है, ठीक है। फिर है ना यहाँ पे कोई ऐसे एक्सपीरियंस फोर्स नहीं कर पाते। शील्डिंग कैसे होती है उसके ऊपर हम आते हैं, बट अभी सिंपली आप सिर्फ कॉन्सेप्ट ये समझे कि हम क्या करें, एक ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बचा लें ताकि फील्ड लाइंस उसके ऊपर इंटरैक्ट ना कर सके, ताकि अट्रैक्शन रिपल्शन और ये जो सारी और चीज़ें इंडक्शन जो चीज़ हम पढ़ेंगे ये उसके ऊपर है ना इफेक्ट ना करे, ठीक है। ये एक है ना सिंपल कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक शील्डिंग का, ठीक है। सो इससे हम क्या करते हैं, एक फ्री रीजन बनाते हैं, ठीक है। उस फ्री रीजन को हम कहते हैं न्यूट्रल जोन, ठीक है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इसे न्यूट्रल कहते हैं। न्यूट्रल क्यों? क्योंकि वहां पे कोई असर नहीं आ रहा, कोई एक फील्ड का इफेक्ट नहीं आ रहा। सो इससे ना आपकी एक ऐसा रीजन बन जाता है जहाँ पे फील्ड लाइंस नहीं है, इट्स न्यूट्रल, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, इसका एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, वो है बाय प्लेसिंग टू नॉर्थ पोल्स। कैसे? यहाँ पे जैसे हमने ये पढ़ा था कि अगर आप दो लाइक पोल्स एक साथ रख लेते हैं दूसरे के पास, ठीक है, तो हमने पढ़ा था लाइंस ऐसे ही हो जाती है, लेकिन क्योंकि नॉर्थ पोल रिपेल करते हैं एक दूसरे को, तो क्या हो जाता है कि यहाँ की जो मैग्नेटिक लाइंस है वो ऊपर चली जाती है, ये भी ऊपर चली जाती है, और यहाँ पे एक रीजन फ्री हो जाता है। ये है आपका समझे एक न्यूट्रल जोन या फिर फ्री जोन, ठीक है। यहाँ पे कोई मैग्नेटिक लाइंस है नहीं, आप ऐसे एक न्यूट्रल जोन बनाते हो, आप मैग्नेटिक शील्डिंग ऐसे यूं करते हो ताकि कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहाँ पे आ ना सके, कोई असर ना आए आपके ऊपर। तो इससे क्या हो जाता है फिर वहाँ पे ना आपको मैग्नेटिज्म फील नहीं, ठीक है, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट क्या है कि अच्छा इसकी है ना डेली लाइफ के बारे में बात हो रही है। सो डेली लाइफ में कहाँ यूज़ किया जाता है उसके एप्लीकेशंस हैं, बट जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक ऑब्जेक्ट प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अब जैसे ये एक सर्कल हो गया, ठीक है, ये सर्कल लेट्स से हमने एक मोबाइल फ़ोन ले लिया, ठीक है, ये एक ऐसा मोबाइल फ़ोन है यहाँ पे, और हमें क्या करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है ताकि है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसको अफेक्ट ना करें, ठीक है। तो जब वो अनप्रोटेक्टेड होती हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ही अफेक्ट कर रही हैं उसे, लेकिन जब प्रोटेक्टेड है, शील्डेड है, तो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है नहीं, यहाँ पे ऐसे ही अफेक्ट नहीं करेंगे इसको, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। अब हम शील्डिंग क्यों करना चाहेंगे, सो एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा, ये घर पे ना कीजिएगा, अम्मा अब्बा आपको है ना शायद घर से बाहर निकाल दें अगर आपने ये हरकत की। लेकिन अगर आप एक मैग्नेट लेते हैं और अपने टीवी के सामने रखेंगे तो ये होने लगता है कि है ना एक रेनबो कलर ऐसी होने लग जाता है, ठीक है। आपका टीवी है ना खराब हो जाता है, अगर आप एक मैग्नेट रखेंगे आपका टीवी खराब हो जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा घर पे ये ना कीजिए, यूट्यूब पे भले देख लें। टीवी अगर आपने खराब कर लिया तो आपके अम्मा अब्बा आपको घर से निकाल देंगे, थप्पड़ मारेंगे, तो इसलिए ये घर पे तो ना कीजिएगा, आपका टीवी खराब हो जाएगा। बट होता क्या है कि जो पुराने ज़माने के जो टीवी थे ना, उसमें ये होता था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली हैं। अभी भी नए ज़मानों में भी नए ज़माने के जो टीवी हैं उसमें क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू कर रही है एंड उसमें डिवाइसेस बने पड़े हुए हैं। तो होता ये है कि हर टीवी की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। एक टीवी हो गया, टीवी के अंदर से बिजली जा रही है, और मैंने आपको बताया था पहले कि अगर टीवी है, ठीक है, और कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसमें से बिजली जा रही होगी तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहाँ पे फॉर श्योर होंगी, ठीक है। तो इसमें से है ना बिजली कहीं से ऐसे ही गो थ्रू कर रही है वगैरह, एंड
उसके अंदर भी और भी मैग्नेटिक डिवाइसेस होते हैं, तो इसकी है ना खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड है ऑलरेडी। आप उसके सामने एक नया मैग्नेट ला लेते हो, ठीक है, और है ना उसकी मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करते हो, तो उससे क्या होता है, लग जाता है ये रेनबो कलर पिक्सल्स है ना फटने लग जाते हैं, आपका टीवी खराब हो जाता है ऐसे ही, ठीक है, परमानेंटली है ना। फिर आपको ये ऐसा स्क्रीन दिखने वाला है, फिर है ना टीवी आपका है ना कभी ठीक नहीं होगा, फिर है ना दुकान पे लेके जाना पड़ेगा। सो आप शील्डिंग क्यों करोगे, आप अपने फ़ोन में शील्डिंग करोगे ताकि मैग्नेट अगर आपके फ़ोन के सामने आया, जैसे आप ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये भाई साहब कर रहे हैं तो ये ऐसे ही मूव कर रहा है, तो ये क्यों, क्योंकि मैग्नेट आप सामने लाए। तो आपने है ना अब नए ज़माने के जो टीवीज़ हैं उनके सामने अगर आप लाते हो एक मैग्नेट, तो वो है ना खराब नहीं होंगे, ये पुराने ज़माने के टीवी हैं। तो ये कैसे हुआ, मैग्नेटिक शील्डिंग के थ्रू, जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया। मैग्नेटिक शील्डिंग आप इसलिए करना चाहोगे ताकि दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो आपकी है ना ऑब्जेक्ट के साथ इफेक्ट ना करें, उसको डिस्टर्ब ना करें। आपका टीवी हो गया, अगर टीवी शील्डेड नहीं है तो आपका टीवी खराब हो जाएगा, लेकिन अगर आपका टीवी शील्डेड है तो क्या होता है फिर है ना वो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगी, तो आपका टीवी है ना खराब नहीं होगा ऐसे ही, ठीक है, जैसे टीवी आपका खराब नहीं होगा। तो ये एक एग्जांपल हो गया। बाकी आपके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उसमें भी है ना शील्डिंग हुई होती है ताकि आपका मोबाइल फ़ोन खराब ना हो जाए। और भी है ना ऐसे यूँ रीज़न और भी है ना एग्जांपल्स होती हैं। यहाँ पे इतना कुछ लिखा नहीं हुआ है, लेकिन मैंने एक बस आपको सिंपल एग्जांपल देगी मज़े की, कि जिससे ये हो कि आपको आइडिया हो जाए कि यार मुझे चीज़ों को बचाना क्यों है फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, आपको प्रोटेक्ट करना होता है। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि सेंसिटिव सर्किट्स हो गए, जैसे आपके ट्यूबलाइट का, वो ट्यूबलाइट इतना सेंसिटिव नहीं होता, बट आपके पास बड़े बड़े सर्किट्स बने हुए होते हैं, जैसे टीवी के अंदर एक सर्किट हो गया, ठीक है, फ़ोन के अंदर हो गया, कंप्यूटर के अंदर हो गया, इनको आपको है ना बचाना होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आ गई तो आपका पूरा खराब हो जाएगा, तो इस चीज़ का आपने है ना ख्याल रखिए, ठीक है। सो अब इंड्यूस मैग्नेटिज्म एक थोड़ा सा नया कंसेप्ट है। सो इसमें ये होता है कि आप इंड्यूस करते हैं चीज़ को, ठीक है। इंड्यूस से क्या मतलब है, मैं इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन निकाल लेता हूँ। बेसिकली मोटिवेशन से रिलेटेड होती है, बेसिकली, और या कंटिन्यू करना है इन्फ्लुएंस करना, ठीक है, मोटिवेट, इन्फ्लुएंस, परसुएट करना। सो आप क्या कर रहे हैं कि इसमें जैसे इंग्लिश में क्या हो गया कि आप सक्सीड इन परसुएडिंग, मतलब आप उसको कन्विंस कर रहे हैं, मना रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, उसको कन्विंस कर रहे हैं कि यार ये तुम करो, ठीक है। अब एक सिंपल एग्जांपल हो गया कि नन ऑफ दीज मेजर्स इंड्यूस्ड अ चेंज ऑफ पॉलिसी, मतलब मैंने इतनी सारी चीज़ें की भी है ना, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने है ना पॉलिसी चेंज नहीं की, वही है ना सेम पॉलिसी रखी, ठीक है। बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे जैसे लाइट का हो गया, ठीक है, लाइट बिजली है ना बहुत कम कर दी है, तो क्या कर रहे हैं आप, इंड्यूस क्या कर रहे हैं कि आप मोटिवेट कर रहे हैं, सक्सीड मतलब इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कन्विंस करें कि यार ये कर लो। इंड्यूस मैग्नेटिज्म में भी ये है कि आप है ना मैग्नेटिज्म को इंड्यूस करें, मतलब मोटिवेट कर रहे हैं कि यार मैग्नेटिज्म हो जाए, आ जाए। जैसे आपने एक कोई ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, जो मैग्नेटिक नहीं है, क्या है, नॉन मैग्नेटिक है, ठीक है, एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हो, आप उसको मैग्नेटिक कर सकते हो। सो आपने एक नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को क्या कर लिया, मैग्नेटिक बना लिया, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इंड्यूस मैग्नेटिज्म, ठीक है, कि आप मोटिवेट कर रहे हो एक ऐसे ऑब्जेक्ट को जो मैग्नेट असल में है नहीं, नॉर्मल कंडीशंस में मैग्नेट नहीं है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में नहीं है मैग्नेट, लेकिन आपने एक तरीके से उसको मैग्नेटिक बना लिया। वो हम तरीके नेक्स्ट में नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे 4 मेथड्स हैं, 3 और 4, ठीक है, ये हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन इनके थ्रू आप क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं मैग्नेटिज्म, ठीक है, जिससे वो मैग्नेटिक बन जाते हैं टेम्पररीली या परमानेंटली भी कभी कभार, लेकिन टेम्पररीली क्या हो जाती है, उसके अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाती है, तो वो इसे प्रोसेस को हम कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, कि आप मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर रहे हो उसमें, ठीक है। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप मैग्नेटिक मटेरियल को आपने मैग्नेटिक बना लिया। सो इसकी हमने शुरू में क्या पढ़ा था कि कौन सा पेज था, ये था, आपके जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनकी जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं
इनके जो एरोज है बेसिकली हर जगह पे रैंडमली ऐसे ही स्कैटर्ड है, जबकि मैग्नेटिक मटेरियल्स है उनकी सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, सबकी सेम डायरेक्शन में होते हैं। सो आपने क्या किया कि आपका एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल था, उसकी है ना डोमेन ऐसी ही होती, रैंडम पड़ी हुई थी, आपने एक तरीके से उसको मैग्नेटाइज कर लिया, थोड़ा सा इंड्यूस कर लिया मैग्नेटिज्म। अगर आप इसमें ये देखेंगे तो आधे एरोस रैंडम है, लेकिन आधे बाकी जो बकैया जो आपके हैं एरोस वो सेम डायरेक्शन में राइट की तरफ पास कर रहे हैं, ठीक है। वो कैसे हुआ वो हम पढ़ेंगे आगे जाके, लेकिन आप मैग्नेटिज्म इसमें प्रमोट कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं, जिसमें आप उसकी जो डोमेन्स है ना वो आप अलाइन कर रहे हैं। आधी डोमेन्स यहाँ पे देखिए, आधी ये पूरा ही अनअलाइंड है और ये पूरा अलाइंड है, ये सारे सेम डायरेक्शन में। इसमें क्या है, आधी सेम डायरेक्शन में, आधी सेम डायरेक्शन में नहीं है। ये आप इससे मैग्नेटिज्म प्रमोट करें, इंड्यूस करें कि यार ये ऑब्जेक्ट मेरा नॉन मैग्नेटिक से मैग्नेटिक थोड़ा सा बन जाए, ठीक है। ये है आपका इंड्यूस मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो आप उसमें टेम्पररीली करते हो उसको, क्या आप टेम्पररीली उसको एक मैग्नेट बना रहे हो, परमानेंटली भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन वो बहुत एडवांस्ड है। बट आप थोड़े वक्त के लिए आप एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल दें। ये है आपका कॉन्सेप्ट इंड्यूस मैग्नेटिज्म का, ठीक है। अब यहाँ पे है ना तरीके आपके शुरू हो जाते हैं। तो जो 4 मेथड्स हैं वो हैं आपका, एक स्ट्रोकिंग मेथड, दूसरा है हैमरिंग मेथड, तीसरा हीटिंग मेथड और चौथा है आपका सोलेनॉइड। ये वो 4 तरीके हैं जिससे आप एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल बना सकते हो थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। और ये एक और चीज़ है, यहाँ पे मैं कहूँगा डेफिनेशन, अ मटेरियल दैट बिकम्स अ मैग्नेट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एन इंड्यूस्ड मैग्नेट, ठीक है। जब आप उसको फाइनली एक मैग्नेट, ये जो मैग्नेटिक बन जाता है, इसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेट। तो जो हमने बात की थी ना कि आप नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक बना रहे हो, आप उसको इंड्यूस कर रहे हो, तो वो फिर ऑब्जेक्ट, उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेट, ठीक है। सो यहाँ तक कोई सवाल किसी के पास? स्क्रू ड्राइवर, और इसमें से है ना मैं यहाँ पे ऐसे ही थोड़ा सा अपना रहा था। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे लेट्स से ये वाला है, और स्क्रू ड्राइवर मैं यहाँ पे बनाता हूँ ऐसा, आपको स्क्रू ड्राइवर ये यहाँ पे इंसर्ट होगा, फिर आप उसको है ना इसलिए घुमाओगे, आई बिलीव। ऐसे ही एक मिनट, एरो अलग करता हूँ मैं, एरो यूँ हो गया और यूँ हो गया, ठीक है। सो आप इसको ऐसे ही घुमाओगे तो होता क्या है कि मैग्नेटिज्म जो है ना मोस्टली इसमें नहीं होती, लाइक बहुत ही वीक एक मैग्नेटिक फील्ड होती है इसमें, ठीक है। एक तो ये नंबर 1। नंबर 2, जो मैग्नेटिक एरिया जो मोस्टली होता है ना वो यहाँ पे भी थोड़ा सा वीक होता है और हर जगह पे नहीं होता। जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो कॉन्सेंट्रेटेड होती है वो मोस्टली होती है इस जगह पे, ये जो एरिया, ये यहाँ पे है ना आपकी पावर है ना थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड्स की, वो थोड़ी सी है ना यहाँ पे ना स्ट्रांग हो जाती है, इसलिए है ना ये और ये आराम से अट्रैक्ट हो जाते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा ना मुश्किल होता है। कुछ जगह पे थोड़ी सी, जैसे ये थोड़ी सी जगह होती है, ये आपके ऐसे ही अट्रैक्ट हो जाते हैं इसके साथ, ताकि उनको कैरी करना होता है, आसान हो जाता है। लेकिन बहुत है ना वीक होती है। थोड़े से एरियाज होते हैं जहाँ पे है ना थोड़ी सी ज़्यादा पावर होती है। बेसिकली जो अभी मैंने आपको बताया ना कि आप एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को इंड्यूस करते हैं जिससे वो मैग्नेटिक बन जाता है। तो जब वो ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक बन जाता है उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेट। जब आप एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को इंड्यूस करते हैं तो वो एक इंड्यूस्ड मैग्नेट बन जाते हैं। हम पहले तरीके पे स्ट्रोकिंग मैथड, ठीक है, स्ट्रोकिंग और हैमरिंग हम कर लेते हैं। सो एक मेथड है आपका स्ट्रोकिंग मेथड। उसमें क्या करते हैं आप, सिंपल है कि आपने एक स्टील का बार लिया, फिर आपने क्या किया, एक परमानेंट मैग्नेट लिया। तो ये आपका आ गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। आप क्या करेंगे, इस मैग्नेट को पकड़ेंगे, ठीक है, जो आपका परमानेंट है, ठीक है, ये आपका परमानेंट मैग्नेट है, इसको आप पकड़ेंगे और ऐसे ही स्ट्रोक करेंगे यहाँ पे, इन द सेंस कि आप है ना समझे मारेंगे, जैसे हथौड़ा लेंगे ना आप, ठीक है, लेकिन
हथौड़े की जगह आप क्या करेंगे, उसको नीचे की तरफ ऐसे ही लेके जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही नीचे की तरफ। जैसे समझे आप है ना स्पून ले रहे हैं और प्लेट से ऐसी चीज़ें उठा रहे हैं ना, तो समझे आप वही चीज़ कर रहे हैं मैग्नेट के साथ कि आप है ना ऐसे यूँ रगड़ रहे हैं उसके साथ, ज़मीन के साथ ऐसे यूँ रगड़ते जाएंगे। तो क्या हो जाता है कि आपका ये जो मैग्नेट है ना, सॉरी ये जो आपका स्टील की बार है, ये क्या हो जाता है, ये मैग्नेटाइज हो जाता है। तो ये टेम्पररी मैग्नेट बन जाता है, ठीक है, टेम्पररी मैग्नेट। कैसे? उसकी डोमेन्स अलाइन हो जाती है। जब आप एक परमानेंट मैग्नेट को लेते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, बट कॉन्सेप्ट समझो। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, जिसकी डोमेन्स अलाइन नहीं होती। डोमेन्स अलाइन नहीं होती का क्या मतलब, डायग्राम कहाँ गई, ये ऐसे यूं होती है। जब आप इस मैग्नेट को ऐसे यूं रगड़ते हो, ऐसे यूं करते जाते हो, ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में करना है, मतलब नीचे की तरफ करते जाओ या फिर इस तरफ करते जाओ, लेकिन एक ही डायरेक्शन में करना है। तो क्या हो जाता है कि उसकी डोमेन्स है ना अलाइन होने लग जाती हैं, एंड देन वो ऐसे ही होने लग जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, पार्शली वो थोड़ा सा इंड्यूस हो जाता है एंड पार्शली उसकी डोमेन्स अलाइन हो जाती है। कैसे? सिर्फ वो रगड़ने से ऐसे ही। तो अब ये वाली डायग्राम थी, ये देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आपने मैग्नेट लिया, इसको ऐसे ही रगड़ा, ठीक है, फिर आप उसको वापसी ऐसे ही रगड़ते हो, ऐसे ही करके आपका ये मैग्नेटाइज होने लग जाता है। ये है आपका एक मेथड, ठीक है। सो इसे कहते हैं स्ट्रोकिंग मेथड फॉर इंड्यूस मैग्नेट। आप परमानेंट मैग्नेट को लेते हो और रब करते हो एक स्टील बार या फिर एक टेम्पररी या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के, और उसको आप रब करते जाते हो, तो उससे है ना वो मैग्नेटाइज हो जाता है। ये पहला तरीका है स्ट्रोकिंग मेथड। सो अब हम आते हैं हैमरिंग मेथड पे, ठीक है। हैमरिंग मेथड काफ़ी सिंपल है। आप क्या करते हैं कि बेसिकली आप एक मैग्नेट, एक मेटल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने नॉर्थ पोल रखा, यहाँ पे आपने साउथ पोल रखा, एंड आप उसको हैमर करके, ठीक है, जब आप उसको हैमर करते जाते हैं तो आपका ये जो बार है वो है ना मैग्नेटाइज हो जाता है, इंडक्शन होने लग जाती है, वो इंड्यूस हो जाता है, तो एक इंड्यूस मैग्नेट बन जाता है। सिंपल, ये दैट्स इट। आप क्या करते हो कि आपने एक मेटल बार, ठीक है, लेट्स से ये वापसी स्टील हो गई या टेम्पररी मैग्नेट हो गया। एक सेकेंड, ये क्या हो गया आपका, टेम्पररी या फिर स्टील, ठीक है, टेम्पररी मैग्नेट या स्टील ले दो आप, ठीक है। टेम्पररी मैग्नेट क्या होता है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, अलग सा टॉपिक है, बट अभी के लिए फिलहाल समझो स्टील है। आपने क्या किया, स्टील को रखा एक मैग्नेटिक फील्ड में, एक सिंपल तरीका ये, नॉर्थ पोल यहाँ पे रखा, साउथ पोल यहाँ पे रखा, एंड उसको आप हैमर किए, ठीक है। इससे है ना वो मैग्नेटाइज हो जाता है, उससे है ना उसकी डोमेन्स अलाइन होने लगती, ठीक है। सो ये एक है, ठीक है। अच्छा, अब हीटिंग जो है इसके ऊपर बाद में आते हैं। हीटिंग मेथड ये है, बट इससे आप एंड आपने स्टील को ले लिया और स्टील को आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ठीक है। जब आपने उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा और आप उसको हैमर करते गए, तो उसकी डोमेन्स अलाइन होने लग जाती हैं, एंड वो है ना मैग्नेटाइज हो जाता है, तो इंड्यूस्ड मैग्नेट वो हो जाता है, ठीक है। और ये मोस्टली स्टील के लिए यूज किया जाता है। तो आपने क्या किया, एक स्टील का बार लिया, उसको रखा एक मैग्नेटिक फील्ड में, और फिर आपने उसको हैमर किया, बस है, उससे वो मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। तो हीटिंग मेथड में क्या है कि बेसिकली वो यूज़ होता है मोस्टली डीमैग्नेटाइजेशन के लिए, लेकिन मैग्नेटाइजेशन के लिए भी आप तरीके होते हैं अलग अलग यूज़ करने के लिए। आप है ना एक मैग्नेट को हीटअप कर लो, उससे क्या हो जाता है कि जो पार्टिकल्स हैं ना आपके, सो मैं इधर बनाऊं, आपके जो पार्टिकल्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी गेन करने लगते हैं, जैसे हमने पढ़ा था इन चैप्टर नंबर 6। तो क्या हो जाता है, वो उनकी है ना मोशन जो है वो है ना बढ़ने लग जाती है, एंड दे स्टार्ट मूविंग मोर रैंडमली। तो उससे क्या हो जाता है कि जो डोमेन्स होती है ना आपकी, वो भी और है ना रैंडम होने लग जाती हैं, एंड आपका एट द एंड जो मैग्नेट है वो मिसअलाइंड हो जाता है, ऐसे ही वापसी, ठीक है। सो यूजुअली ये एक तरीका होता है हीटिंग मेथड टू डीमैग्नेटाइज। बट हाउएवर, अगर आप उस मैग्नेट को हीट करो एंड देन आप उसको हैमर करो, तो वो है ना और ज्यादा बेहतर एक मैग्नेट बनने लग जाता है। इट बिकम्स अ स्ट्रॉन्गर, क्या कहते हैं,
अ स्ट्रॉन्गर टेम्पररी मैग्नेट, ठीक है, तो वो ज़्यादा और मैग्नेटिक हो जाता है, ठीक है। सो एक तो ये है। दूसरा, अब यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, सो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि नंबर 1 मोस्टली आपका जो हीटिंग मेथड यूज़ किया जाता है डीमैग्नेटाइजेशन के लिए। हाउएवर अब जो नए ज़माने हैं दे हैव फाउंड अ प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मोमैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक सी वैप इफेक्ट। उससे क्या होता है कि वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बट उससे आप है ना मैग्नेटिक फील्ड बनाते हो बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, ठीक है। आप मैग्नेट को हीट कर लो जैसे बंसन बर्नर या कुछ भी, तो उससे क्या हो जाता है, वो है ना स्टीट अप होने लग जाता है एंड फिर है ना वो मैग्नेटाइज हो जाता है। दूसरा ये, और तीसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि हैमरिंग मेथड में अगर आप पहले मैग्नेट को पहले आप हीट अप करते हो और फिर आप उसके ऊपर लगाते हो हैमरिंग मेथड, ठीक है। तो पहले आपने हीट अप किया और फिर आपने हैमर किया उसको, हैमरिंग मेथड में जैसे पढ़ाया था हमने, तो वो क्या हो जाता है फिर है ना ज़्यादा मैग्नेटाइज होने लगी। बस ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। हम ले रहे थे हमारे नॉन मैग्नेट्स और उनमें हम मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर रहे थे, मतलब हम उनको मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स बना रहे थे कि आपका मटेरियल नॉन मैग्नेटिक से मैग्नेटिक मटेरियल बन जाए। सो लेट्स से हमने एक स्टील ले लिया, ठीक है, एंड हमने स्टील को क्या किया, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से हमने उसको मैग्नेटिक मटेरियल बनाया। पहले मैग्नेटाइज नहीं था, हमने उसकी डोमेन्स अलाइन करके मैग्नेट बनाया। तो एक तरीका हमने पढ़ा स्ट्रोकिंग मेथड, कि आपने एक परमानेंट मैग्नेट लिया, ठीक है, और उसको है ना ऐसे ही रब किया इसके ऊपर, ठीक है। दूसरा था हैमर मेथड, कि आप एक ऑब्जेक्ट या स्टील हो गया जैसे, उसको रखते हैं आप एक मैग्नेटिक फील्ड में। जब आप उसको उधर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और उसको हैमर करेंगे तो फिर वो ऑब्जेक्ट मैग्नेटाइज होता है। और तीसरा मेथड हमने क्या पढ़ा था कि अगर आप इसको हीट करते हैं तो वो एक तो डीमैग्नेटाइज होता है, दूसरा साथ में एक तरीका होता है मैग्नेटिक सीबैक इफेक्ट या थर्मोमैग्नेटिज्म, उससे है ना ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक भी बन जाता है। और तीसरा कि अगर आप उसको हीट करके फिर आप उसको हैमर करेंगे तो वो इंड्यूस हो जाती है मैग्नेटिज्म। अब एक नया तरीका है, चौथा आखिरी वाला, ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन ये ध्यान से आपने सुनना है, सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड में ये एक है ना सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है एंड सबसे यू कैन से माइंड ब्लोइंग एंड माइंड चेंजिंग। इससे है ना हमारी फिजिक्स की दुनिया जो है एंड साइंस की जो दुनिया है वो काफी चेंज हो गई थी। सो अब कैसे, आपने ये किया कि आपने है ना एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लिया, ठीक है। लेट्स से मैंने नॉन मैग्नेटिक मटेरियल ले लिया, स्टील, ठीक है। फिर मैंने ये किया कि उसके ऊपर मैं है ना वायर रैप कर लेता हूँ, कॉपर वायर, ठीक है। रैप करने से क्या मुराद, मैं है ना ऐसे ही उसके ऊपर ऐसे ही रैप करते जाता हूँ, ऐसे ही है ना उसको कवर करता जाता हूँ कॉपर वायर से, ठीक है। जैसे आप गिफ्ट रैप करते हैं ना, समझे आप अब वायर से है ना इसको रैप करते जा रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे दिखेगा, वो दिखेगा ऐसे ही कुछ ये रहा, ये आपने लिया और अब रैप करते गए उसको कॉपर वायर से ताकि वो पूरा कवर अप हो जाए, किससे, कॉपर वायर से। तो वो है ना फिर आप करते हैं तो ये ऐसे कुछ दिखने लगता है। तो आपने क्या किया, एक नॉन मैग्नेटिक स्टील लिया आपने, ठीक है, कोई भी एक मटेरियल लिया और उसको आपने रैप कर लिया कॉपर वायर से, ठीक है। ये स्टेप नंबर 1 था, नंबर 1, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कॉइल ऑफ वायर आपने रैप की किसके अराउंड, अ सिलिंड्रिकल कॉइल, ठीक है। कॉइल अगेन क्या होता है, वही जो चीज मैंने अभी आपको दिखाई, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या होता है कि अब जब आप ये कर लेते हैं तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना वो सिमिलरली वैसे बन जाती है कि जैसे आपका एक बार मैग्नेट होता है, ठीक है। तो सोलेनॉइड एट द एंड फिर ये बन जाता है, एक कॉइल हो गया, ठीक है, और आपने उसके ऊपर वायर रैप कर ली, ठीक है, कॉपर वायर, एंड फिर आपने क्या किया कि उसके थ्रू आपने करंट पास कर दिया, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि अगर आप करंट पास करते हैं, ठीक है, एक वायर के थ्रू,
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ही बनने लग जाती हैं क्योंकि करंट मूव कर रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि जब इसके थ्रू करंट ऐसे ही पास होने लगता है पूरी कॉपर वायर के, तो क्या हो जाता है, एक वैसी मैग्नेटिक फील्ड बनने लग जाती है जैसे आपका एक नॉर्मल बार मैग्नेट। ठीक है, ये आपका है ना एक बार मैग्नेट बन जाता है, और यही है ना एक सेम डायग्राम है जो यहाँ पे बता रही है आपको। ठीक है, तो आप समझें कि ये आपने किया और इसके थ्रू आप करंट पास करते हैं तो ये एक पूरा बार मैग्नेट बन जाता है जब करंट इसके गो थ्रू करेगा। ये एक और हो गया। ठीक है, ये कॉपर वायर हो गई, इसको आपने रैप किया हुआ है, आप है ना इसके थ्रू करंट पास करेंगे, यहाँ से करंट गया, ऐसे ही घूम घूम के ऐसे यहाँ से करंट निकला। तो जब ये होता है तो इससे क्या हो जाता है, ये है ना एक बार मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये चीज होगी। फिर उसके बाद जब करंट ऐसे पास थ्रू करता है तो उसकी वजह से आपकी डोमेन्स लाइन होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से वो मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, ऐसे है ना आपकी जब आप उसके करंट गो थ्रू करेंगे, पास करेंगे, तो डोमेन्स लाइन हो जाती है और फिर ये है ना मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, सिलेबस में नहीं है कि कौन सा नॉर्थ पोल बनेगा कौन सा साउथ पोल बनेगा, ये आप पढ़ोगे क्लास 10 में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आएगा। क्लास 10 में आप पढ़ोगे, या क्लास 10 में या क्लास 11 में, तब है ना आपको पता चलेगा कि कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है। अभी है ना जानने की जरूरत नहीं है, ये डिपेंड करता है कि डायरेक्शन ऑफ द करंट पे। करंट एक सर्टेन डायरेक्शन में जाता है तो फिर नॉर्थ पोल आता है एक साइड पे और साउथ पोल दूसरे साइड पे। डायरेक्शन उल्टी कर देंगे तो पोल्स रिवर्स हो जाएंगे। चीज है, ये कॉपर की वायर है, ये जो गोल्डन जो आप कह रहे हैं ना, ये कॉपर वायर है। सो ये हो गया। अब यहां से जाते हैं कि आपने क्या किया, करंट पास थ्रू किया। ठीक है, अब आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा लेकिन करंट के है ना अलग अलग टाइप्स होते हैं। जो करंट आप पास थ्रू कर रहे हैं उस करंट को हम कहते हैं डीसी करंट। ठीक है, एक और होता है एसी करंट, वो आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, वो खैर होती है, लेकिन ये आपने एक अल्फाज याद रखना होगा, डीसी करंट। ये क्या होता है ये आप पढ़ोगे क्लास 10 में, ये आप लोगों ने क्लास 8 में तो नहीं पढ़ा होगा, आई डोंट थिंक सो। बट डीसी करंट आप एक टाइप ऑफ करंट है जो आप इसके पास थ्रू करते हैं। ये किताब जीपीटी ने लिखी है, इट्स एआई जनरेटेड, तो उसकी वजह से इट्स वेरी बैडली रिटन, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। बस मैं ये कहूँगा ये याद कर लें कि इसमें से डीसी करंट पास थ्रू करता है। ये क्या होता है ये आप आगे जाके पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ ये बस जान लें कि डीसी करंट इसमें पास थ्रू करता है, नंबर 1। एंड नंबर 2, जब तक करंट पास थ्रू कर रहा होगा तब तक आपका ये जो मेटल है सोलेनॉइड है वो मैग्नेटाइज्ड होगा, वरना नहीं तो वो मैग्नेटाइज नहीं है। अगर वायर के थ्रू करंट नहीं पास करेगा तो मैग्नेटाइज नहीं होगा, तब आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे नहीं होंगी। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर आप करंट पास थ्रू करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, तो वो मैग्नेटाइज्ड होगा। ठीक है, ये एक चीज हो गई। अब ये जो पार्ट है अल्टरनेटिंग करंट वाला, ये आप भूल जाएं, ये है ना आप इग्नोर कर लें। अल्टरनेटिंग करंट आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, एंड ये है ना आपके पेपर में नहीं आएगा, ये है ना आपके काम का नहीं है। ठीक है, बस इससे आपको जो चीज जाननी है वो है जाननी है सिर्फ ये वाली के टाइप्स ऑफ ये हो गए, ये हटा दें। ठीक है, बस आपने ये जाननी है कि हम क्या कर रहे हैं कि करंट इसके थ्रू पास कर रहे हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि करंट जब इसके थ्रू पास होता है तब ये मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, और अगर आप करंट रोक देते हैं तो वो क्या हो जाता है, डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो आप इसमें करंट पास करते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो गया, एंड करंट पास नहीं करते तो वो डीमैग्नेटाइज हो गया। तो आप इसको बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करते हैं। अगर वो आराम से बहुत जल्दी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है तो उससे हम कहते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, कब, जब ये मैग्नेटाइज बहुत जल्दी से और डीमैग्नेटाइज भी बहुत जल्दी से हो जाता है जब आप करंट उसके थ्रू पास करते हैं। लेकिन अगर उसमें टाइम लग रहा है, मुश्किल से मैग्नेटाइज हो रहा है, मुश्किल से डीमैग्नेटाइज हो रहा है, मतलब उसको टाइम लग रहा है,
थोड़ा सा मैग्नेटाइज होने में और डीमैग्नेटाइज होने में, उसे हम कहते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटीरियल्स। तो जो आसानी से हो जाते हैं मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज उसे हम कहते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटीरियल्स, और जो मुश्किल से होते हैं उन्हें हम कहते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटीरियल्स। ठीक है, बाकी ये जो है यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट वाला ये आप छोड़ दें, ये पेपर में भी नहीं आएगा, वेरी बैडली रिटन, इसको छोड़ दें। बस सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट समझ लें कि ये है क्या। ठीक है, एक ये। अब दूसरा, जब आप करंट इसके थ्रू पास करते हैं, ठीक है, जब करंट इसके थ्रू यू पास हो रहा होता है तो ये होगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और हमने ये पढ़ा था पहले पहले लेक्चर में कि मैग्नेटिक फील्ड का एक यूनिट होता है, उससे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं बी। ठीक है, तो वो सर्टेन टेस्लाज होते हैं, जैसे 3 टेस्ला या 4 टेस्ला या 100 टेस्ला एंड सो ऑन। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला ये यहाँ पे म्यू एन आई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एन म्यू एंड आई। अभी क्या होते हैं ये एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज जो सबसे आसान वाली है वो है आई। आई क्या है? आपका करंट, जो हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। आई इज करंट, कि कितने एम्पेयर का करंट इसके थ्रू पास कर रहा है, 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, 100 एम्पेयर। ये पहली चीज हो गई। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 आ गया आपका एन। ठीक है, एन जो है आपका, यहां पे देख रहे हैं कि इसमें ये वाला, ये देख रहे हैं यहाँ पे हमने टर्न्स बनाए हुए हैं, ये है ना राउंड, ऐसे मतलब हुए हुए हैं राउंड्स। इन्हें हम कहते हैं एन, के कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर इसमें मैं काउंट करूं, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टर्न्स बने हुए हैं। तो मेरा एन जो है वो हो जाता है फिर 15। ठीक है, कितनी टर्न्स, कितनी दफा टर्न हुआ है उसे हम कहते हैं एन। ठीक है, तो ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स। अब जैसे ये वाले हैं इसमें कम टर्न्स हैं, लेकिन अगर आप ये वाले देखेंगे इसमें तो बहुत सारे टर्न्स हैं, तो उससे ना ज्यादा और मैग्नेटिक फील्ड बनती है। क्यों? क्योंकि फिर ज्यादा करंट पास थ्रू करता है, तो जितने ज्यादा टर्न्स होंगे तो उतनी ज्यादा आपकी स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद म्यू जो है, ठीक है, ये एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये म्यू जो है इट्स अ कांस्टेंट। ठीक है, म्यू की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई होगी यहाँ पे, ये 4 पाई टाइम्स 10 टू द पावर -7। ठीक है, 4 पाई टाइम्स 10 टू द पावर -7। बस ये आपने एक वैल्यू याद रखनी है कि ये है ना आपका एक कांस्टेंट है। ठीक है, आपने बस जो भी वैल्यू आई आपकी एन और आई की, ठीक है, लेट्स से एन हमारा 100 है और आई है हमारा 100, तो 100 टाइम्स 100 टाइम्स फिर आप म्यू से कर देंगे तो 4 पाई टाइम्स 10 टू द -7। ठीक है, ये हो गया। अब एक और चीज ये है कि नंबर ऑफ टर्न्स, ये जो है एन का एक और तरीका इसको कैलकुलेट करने का, इसके ऊपर हम एक सेकेंड, इसको है ना करते हैं बाद में। ठीक है, पहले मैं एक सेकेंड, आई बिलीव हमने ये तो डिस्कस कर दिया था। हाँ, ये फॉर्मूला तो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था, करंट कैरिंग वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि हमने किया हुआ था म्यू आई डिवाइड बाय 2 पाई आर। 2 पाई आर कैसे आया? क्योंकि सर्कल है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी ऊपर कर लिया था पिछले लेक्चर्स में। अब जो नेक्स्ट ये वाला है एन वाला, ठीक है, इसमें एक चीज मैं बता दूं, ये जो चीज थी यूजुअली ये होता है आपका 1 मीटर इन लेंथ। ठीक है, लेकिन लेट्स से अगर आपके पास ज्यादा मीटर्स हो, लेट्स से 3 मीटर या 4 मीटर, तो आपने क्या करना है कि लेट्स से मेरे पास
n जो है लेट्स से n हो गया, ठीक है। लेट्स से मेरे पास लेंथ है, ठीक है, अगर वो 1 है और मेरा कैपिटल N, ठीक है, उसको मैं कहूंगा एज नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, उसमें है 15, ठीक है। तो मैं उनको क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो n इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 1, तो मेरे पास आंसर 15 आ जाता है, ठीक है। व्हाट एम आई डूइंग हियर, मैं इसको पर यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूं, पर यूनिट लेंथ के। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था स्पीड में, ठीक है, स्पीड क्या है आपकी v, वो है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, कि कितना डिस्टेंस आप ट्रैवल करते हो एक सेकंड में, ठीक है, एक सेकंड में आप कितना डिस्टेंस करते हो, तो आप कहते हो कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। वैसे यहाँ पे अब टाइम की जगह क्या है, लेंथ, कि पर 1 मीटर आपके कितने सर्कल्स हैं। अगर 15 सर्कल्स हैं, 15 टर्न्स हैं इन 1 मीटर, तो n मेरा 15 हो जाएगा। लेकिन अगर लेट्स से मेरी लेंथ हो गई 3 फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ टर्न्स को डिवाइड बाय मैं किससे कर लूंगा, 3 से, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाता है, 5। तो मेरे n फिर 5 होंगे। ये पर यूनिट हिसाब है यहाँ पे। तो ये है ना एक चीज का, ये एक है ना एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है यहाँ पे कि आपने पर यूनिट लेंथ को लेना है, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड जो स्ट्रेंथ है इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो आप उसको डिवाइड बाय जितनी भी इसकी लेंथ होगी वो कर लेंगे, नंबर 1। नंबर 2 कितना करंट पास थ्रू कर रहा है, और नंबर 3 फिर आपने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया 4 पाई टाइम्स 10 टू द पावर -7, ठीक है। इसका एक है ना एग्जाम्पल सवाल भी हम करेंगे, ये यहाँ पे एग्जाम्पल सवाल है, इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बट अब ये एग्जाम्पल सवाल कर लेते हैं जिससे ना ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। अ स्टूडेंट टेक्स अ लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर, ठीक है, आपने कॉपर की वायर ली, ठीक है, और उसको आपने रैप किया इन एन आयरन रॉड, ठीक है, वैसे ही जैसे मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया था, ये वाला, ठीक है, आपने रैप किया। उसकी जो लेंथ है वो क्या है, 50 सेंटीमीटर, और आपकी टर्न्स कितने बनते हैं, 15 टर्न्स। फिर आप उसको कनेक्ट कर देते हो बैटरी से, जहां पे आपको करंट मिल जाता है 1.2 एम्पियर। अब आपने क्या करना है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, B इज इक्वल टू म्यू टाइम्स n आई, ठीक है। म्यू हमें पता है क्या है, 4 पाई टाइम्स 10 टू द -7। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, n से। n क्या आपका पर यूनिट। अब इसमें लेंथ क्या है हमारी, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को आप सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाता है, 0.5 मीटर। फिर आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को 15 को डिवाइड बाय किससे कर लेंगे, लेंथ से। तो 15 डिवाइड बाय 0.5, तो ये क्या हो जाता है, 30। तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे यहाँ पे, जो आपका n हो गया, स्मॉल n। फिर आप उसको मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे, करंट जितना आपका है, तो है 1. तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आता है 36 144 बाय 144 बाय अराउंड 5 टाइम्स 10 टू द 5 टाइम्स 10 टू द 5। हाँ सही है, यहाँ पे ये है आंसर, इसको कैलकुलेटर में डाल के, यप 1.5 टाइम्स 10 टू द -4, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे इन टेस्लास, ठीक है। सो यहां तक कोई सवाल, एक सेकेंड, ओके, हाँ यहाँ पे एक टाइपो एरर है, इसका आपने ख्याल रखना है। ये 50 नहीं, ये 15 है, ये यहाँ पे 15 टर्न्स है, यहाँ पे भी कित हद है। सो दिस इज 15, ओके, किताब में एक एरर है, इसका आपने ख्याल रखना है। ये होगा आपका 15 नॉट 50। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास 15 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ, और इसको हम कर देंगे 15, और ये जो आंसर है ये फिर आपका हो जाएगा अराउंड 0.4। तो हाँ 4 मैंने सही लिखा था, 4.5 टाइम्स 10 टू द -5। आपका आंसर लगभग 4.5 टाइम्स 10 टू द -5 होगा। यहाँ पे किताब में ये है ना एक एरर है यहाँ पे, ठीक है।
आंसर 4.5 टाइम्स 10 टू द -5 टेस्ला के अराउंड है, ठीक है। ये रहा, ये है। तो फिर इससे हमारा ये कंप्लीट हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन, ठीक है। ये अगेन सोलेनॉइड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बस आपने ये समझना है कि आपने रॉड ली, कॉइल लिया, उसको सराउंड, उसको है ना आपने रैप अप कर लिया इससे वायर से, कॉपर वायर से, फिर आप उसके थ्रू करंट पास थ्रू करते हैं तो एक मैग्नेट बन जाता है। और इनफैक्ट जो आपके जोन्स होते हैं, तो मैं जोन्स मोटर, अगर मैं आपको जोन्स दिखाऊं, जो आप लोगों ने जोन्स तो देखे होंगे, बट मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये रहे जोन्स, ये जो जोन्स होते हैं ना, तो इसमें आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो इसका पंखा है या जो भी, जो बेसिकली इसको उड़ने देता है, समझे, इसका हेलीकॉप्टर जो है, जो ये इसका पंखा है, वो एक्चुअली उसमें है ना ये मोटर होती है, ठीक है। एंड अगर आप गौर से थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पे देखें, तो इसमें वही सेम चीज की गई है कि जैसे अभी हमने रैप किया था ना उसको, एक रॉड को लेके हमने कॉपर वायर से रैप किया, वही सेम चीज इसमें की जाती है ड्रोन्स में, ताकि उनकी मोटर बन सके। आपकी मोटर ऐसे ही बनती है, सारी जो मोटर्स होती है ना, आपकी मोटर्स ऐसे ही बनती हैं, और उसकी वजह से ना फिर आपके है ना ड्रोन्स उड़ने लगते हैं, ठीक है। इसमें भी समझे एक थोड़ी सी फिजिक्स चेंज हो जाती है, बट सॉर्ट ऑफ लाइक है ना सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। सो इससे ये हो जाता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं टेम्पररी एंड परमानेंट मैग्नेट्स पे, ठीक है। अब टेम्पररी एंड परमानेंट मैग्नेट्स एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। परमानेंट मैग्नेट और टेम्पररी मैग्नेट, अगर आप शुरू के वो जो दो अल्फाज पढ़ेंगे, परमानेंट एंड टेम्पररी, इससे आपको पता चल जाता है कि है क्या। परमानेंट मैग्नेट आपका एक ऐसा मैग्नेट है जो हमेशा परमानेंट रहता है, हमेशा हमेशा मैग्नेट रहता है एक, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट वही होता है जो हमेशा मैग्नेटिक रहता है, एंड उसकी मैग्नेटिक जो कैपेबिलिटीज हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा उधर पड़ी हुई होती है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कभी खत्म नहीं होगी। टेम्पररी मैग्नेट जो होते हैं, उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, वो टेम्पररी होती है, मतलब हमेशा के लिए वहाँ पे नहीं होती, वो कुछ टाइम के लिए होती है। आपको उसको इंड्यूस करना पड़ता है ताकि वो मैग्नेटिक वापसी बन सके, लेकिन परमानेंट मैग्नेट में ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ पे ऊपर फॉर योर इन्फॉर्मेशन में ये एक सिंपल डेफिनेशन है, ऐसे मटेरियल्स जो अपनी मैग्नेटाइजेशन को रिटेन नहीं कर पाते, मतलब वो मैग्नेटिक हमेशा नहीं रहते, ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं टेम्पररी मैग्नेट्स, ठीक है, जो हमेशा मैग्नेटिक नहीं रह पाते आफ्टर इंडक्शन, जैसे रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड करंट, जैसे हम उसको इंड्यूस करें, अगर वो मैग्नेटिक नहीं रहते उन्हें हम कहते हैं टेम्पररी। लेकिन अगर वो हमेशा मैग्नेटिक रहें, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल, जैसे इंडक्शन जिससे हमने की थी ना, स्ट्रोकिंग, हीटिंग, हैमरिंग एंड सोलेनॉइड, तो वो होते हैं आपके परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। जैसे आपका बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट आपका परमानेंट मैग्नेट है, वो हमेशा मैग्नेटिक रहता है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ किया तो वो टेम्पररी बन गया या वो बंद हो गया मैग्नेटिक होना, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और टेम्पररी मैग्नेट है आपका, वो उसको आपको है ना कुछ करना होता है, हैमर करना होता है या इंड्यूस करना होता है, सोलेनॉइड में रखना होता है ताकि है ना वो मैग्नेटिक बन सके। ये होता है आपके परमानेंट मैग्नेट और टेम्पररी मैग्नेट में फर्क, ठीक है। ये हो गया। अब एक चीज ये है कि परमानेंट मैग्नेट्स को है ना, अगर आप सोलेनॉइड के थ्रू, सॉरी, टेम्पररी मैग्नेट्स जो हैं, अगर आप उनको मैग्नेटाइज करते हो विद सोलेनॉइड, ठीक है, तो उससे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये कब आता है? जब आप सोलेनॉइड यूज करते हैं, ठीक है। ये किताब में यहाँ पे एक एरर है, लेकिन मैं बता दूं इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। अगर आप करंट यूज करते हैं टू मेक अ मैग्नेट, जैसे सोलेनॉइड में हमने वायर ऐसी रैप की और फिर करंट पास थ्रू किया, तब वो जाके मैग्नेट बना ना, तो हम क्या करें, इसमें करंट यूज करें, तो करंट यूज करके हम एक टेम्पररी मैग्नेट बना रहे हैं, तो हम उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं, टेम्पररी मैग्नेट होना चाहिए। किताब में एक एरर है या फिर उन्होंने
तस्वीर इंटरनेट से है ना गलत छापी है, तो एनी हाउ ये है ना ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। अब अब यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल्स होंगे, एग्जांपल्स आपको जानने चाहिए, ठीक है। जैसे टेम्पररी मैग्नेट्स क्या है, आयरन नेल, स्क्रूज, मेटल फोल्ड्स, किचन यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये आपके आते हैं एमसीक्यूज में, ये है ना जरूरी है, ठीक है। एमसीक्यूज के लिए ये, और साथ में परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स जैसे आयरन और कोबाल्ट, निकल एंड निको, ठीक है। ये आपने थोड़े से याद रखने होंगे अपने एमसीक्यूज के लिए क्योंकि ये है ना ऐसे छोटे सवाल आते हैं। अब हम यहाँ पे देखें तो परमानेंट मैग्नेट हो गया, वो हमेशा मैग्नेटाइज होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट वो या टेम्पररी मैग्नेट वो हमेशा मैग्नेटाइज नहीं रहता। दूसरा जो आपके परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल से बने हुए होते हैं, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट और टेम्पररी मैग्नेट से वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल से बने होते हैं। ये एक दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज ये कि जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं उनकी मैग्नेटिज्म जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो चेंज नहीं होती, सेम होती है। लेट्स से अगर एक दफा 5 टेस्ला है तो वो 5 टेस्ला ही रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। वेराज टेम्पररी मैग्नेट में चेंज हो सकती है। लेट्स से 1 टेस्ला हो गया, 2 टेस्ला हो गया, 3 टेस्ला हो गया, 100 टेस्ला हो गया, वो चेंज हो सकती है, ठीक है। ये तीसरा। चौथा ये है कि पोल्स जो आपके परमानेंट मैग्नेट में वो चेंज नहीं हो सकते। जैसे ये नॉर्थ है और ये साउथ है, बस दैट्स इट, चेंज नहीं हो सकते। लेकिन टेम्पररी मैग्नेट्स में चेंज हो सकते हैं। क्या मतलब, जैसे ये है, ये हमने मैग्नेट बनाया था ना सोलेनॉइड के थ्रू, इसको मैं नॉर्थ एंड साउथ, ये भी पॉसिबल है, और साथ में मैं इसको साउथ एंड नॉर्थ, ये भी पॉसिबल, मैं दोनों तरीके में उनकी पोल्स चेंज कर सकता हूँ मेरी मर्जी के हिसाब से। ये एक है ना परमानेंट टेम्पररी मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक फीचर होता है, ठीक है। सो यहां तक कोई सवाल? टेस्ला इज द यूनिट फॉर मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने बिल्कुल शुरू में पढ़ा था। एक सेकेंड, सबसे पहला लेक्चर था ये रहा, ये जो हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहला लेक्चर ये वो है, ठीक है। मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, अब वो कहाँ पे यूज किए जाते हैं। सो अब ये जो यहाँ पे एप्लीकेशन है मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग, ये तो हम पढ़ने वाले हैं वैसे भी, बट अलग से सिंपल इसका कॉन्सेप्ट ये कि देखें, परमानेंट मैग्नेट क्या है, वो हमेशा मैग्नेटाइज रहता है। तो हमें परमानेंट मैग्नेट किस चीज के लिए यूज करना है, ऐसी जगह पे जहां पे हमें हमेशा के लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। वेरास इलेक्ट्रोमैग्नेट्स या टेम्पररी मैग्नेट्स हैं, वो कभी मैग्नेटिक हो सकते हैं, कभी मैग्नेटिक नहीं हो सकते। तो हमें उस जगह पे उनको यूज करना पड़ेगा जहां पे हमें हमेशा नहीं चाहिए होगी मैग्नेटिज्म, हमें कुछ टाइम के लिए चाहिए, कुछ टाइम के लिए नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, परमानेंट मैग्नेट्स किस चीज में यूज होते हैं, इंडक्शन कुकर में, ठीक है, आपका जो कुकर हो गया उसमें चाहिए। एमआरआई मशीन्स हो गई, पार्टिकल एक्सलरेटर्स हो गए, और ट्रांसफॉर्मर्स हो गए। अब ये बहुत ही मुश्किल चीजें, मैं एक एक करके बताता हूँ, आपको जानने की जरूरत नहीं है। बट इंडक्शन कुकर क्या हो गया, जो आप जिसमें ना खाना पकाते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ इंडक्शन कुकर। इसमें एक सेकेंड, सो अब इंडक्शन कुकर क्या है, तो देखिए आपके घर में है ना कुकर वो वाले होते हैं जो गैस पे चलते हैं। ये वो वाला कुकर है जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, बिजली पे चलता है, ठीक है। ये जो है ना बिजली पे चलता है, नॉट ऑन गैस, ठीक है। आप उसको कनेक्ट करेंगे, ये गर्म होने लगे, आप इस पे खाना पका सकते हैं, ठीक है। मेरे पास भी एक पड़ा हुआ है, अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं लैपटॉप पे हूँ, बट ये है ना यूज किया जाता है खाना पकाने के लिए, और ये मोस्टली बाहर मुल्क में यूज किया जाता है। पाकिस्तान में ऐसे बहुत कम होते हैं। पाकिस्तान में नॉर्मल जो कुकर होते हैं ना, जो गैस पे होते हैं, वो वाले यूज किए जाते हैं। एक ही हो गया। दूसरा हो गया एमआरआई मशीन्स।
ये है ना एमआरआई मशीन्स क्या होती हैं, इसमें आप अपने आप को स्कैन करते हैं और जो भी आपकी जो स्कैन्स होती हैं जैसे एक्सरे वगैरह ये सब ये है ना इससे किए जाते हैं। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या था, पार्टिकल एक्सेलरेटर। पार्टिकल एक्सेलरेटर ये आपने केमिस्ट्री में शायद पढ़ा हो, बट ये है ना एक बड़ी सी चीज़ है। इससे है ना आप पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करते हैं ताकि पार्टिकल्स है ना स्पीड कैप्चर कर सके और है ना फिर उससे आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये अगेन आता है क्वांटम फिजिक्स में, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में, ये आप पढ़ेंगे बहुत आगे जाके क्लास 12 में। और इनफैक्ट पार्टिकल एक्सेलरेटर अगर आपको असल में समझना है क्या है तो ये आप इंटरनेट से ही समझ सकते हैं, वरना नहीं तो आप यूनिवर्सिटी में आके पढ़ेंगे। पार्टिकल एक्सेलरेटर एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे यूज़ की जाती है मैग्नेटिक फील्ड्स। कैसे यूज़ की जाती है आपको जानने की जरूरत नहीं है। और आखिरी था ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर आपने देखा होगा, आपके जो घर से पहले एक पोल होता है, ठीक है, और उस पोल पे ऐसे यूं बड़ी सी चीजें लगी होती हैं, यहाँ पे है ना बिजली आती है। तो ये यहाँ पे है ना आपकी बिजली है ना एक जगह से आ रही है और यहाँ पे आपकी पहली बिजली आती है फिर आपके घरों में आती है। ठीक है, तो पहले बिजली एक जगह से, जैसे जहाँ पे बिजली बनती है जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और ये सब जो हमने पढ़े थे ना प्लांट्स चैप्टर नंबर 6 में, वहां से लेके पहले बिजली आती है आपके ट्रांसफार्मर में, फिर ट्रांसफार्मर से आपके घर में आती है बिजली। ठीक है, तो इसमें भी है ना परमानेंट मैग्नेट्स यूज किए जाते हैं। ये हो गए आपके कुछ एग्जांपल्स कि परमानेंट मैग्नेट्स कहाँ यूज किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि टेम्पररी मैग्नेट्स कहाँ यूज किए जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहाँ यूज किए जाते हैं। तो उनकी है ना सिंपल जो आपकी हैं यूजेस। ठीक है, एक तो सबसे पहले आपके एमआरआई स्कैन में भी यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। सो जो अभी मैंने आपको मशीन दिखाई थी ना एमआरआई की, उसमें आपका परमानेंट एंड टेम्पररी दोनों यूज़ किए जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2 आपके यूज़ किए जाते हैं फैन में, मोटर्स में और डोर बेल्स में। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फैन हो गया। इलेक्ट्रिक फैन मतलब जो आपके घर पे लगा हुआ होता है, उसमें है ना एक मोटर लगी हुई होती है आपके फैन में। और ये हो गया जैसे। ठीक है, सो इसमें क्या है, बीच में यहाँ पे एक मोटर लगी हुई होती है। ठीक है, एंड वो है ना उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट या टेम्पररी मैग्नेट होता है और वो है ना मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होता है जिससे है ना वो आपको हवा प्रोवाइड कर सके। ये हो गया। साथ में फिर हो गया आपके मोटर्स। मोटर्स मैंने आपको दिखाए थे जैसे ड्रोन्स थे ना, इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, टेम्पररी मैग्नेट्स होते हैं। जब इसमें ये आपके मैग्नेट्स होंगे तभी वो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होते हैं और इससे है ना फिर आपका ड्रोन या फिर इवन जहाज हो गए, हेलीकॉप्टर हो गए, वो है ना ऐसे ही उड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें भी है ना इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज किए जाते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था। और साथ में डोर बेल हो गई। ठीक है, जो घंटी आपकी होती है उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। अगर उसमें परमानेंट मैग्नेट होता तो खुद सोचें, बार बार डोरबेल बज रही होती, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो वो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होके फिर है ना उस हिसाब से बेल बजती है। जब कोई दबाता है उसको बटन को तो वो मैग्नेटाइज होके फिर है ना आवाज आती है आपके पास। अच्छा नहीं कोई दरवाजे पे आया हुआ है। ठीक है, इसकी वर्किंग कैसे होती है वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये है ना बेसिक चीजें। ये वो होंगे, एक तो ये आपका टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं, मतलब कौन से, जो मैग्नेटिक मटेरियल्स, जो मटेरियल्स ऐसे जो मैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि आपने मैग्नेट लिया, उसको अप्लाई किया, मैग्नेट की एक खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो जो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो हमारे पास दो किस्म हो गए, एक हो गया आपका डायमैग्नेटिक, दूसरा हो गया आपका पैरामैग्नेटिक। अभी क्या होते हैं, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, ये सिंपल अल्फाज में ये क्या होते हैं, ये वो वाले होते हैं ऑब्जेक्ट्स जो रिपेल करते हैं मैग्नेट को। अगर आप एक मैग्नेट लेके आएंगे इनके पास में तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स वो वाले होते हैं जो रिपेल करेंगे मैग्नेट के अगेंस्ट। तो आप एक मैग्नेट लेके आए, जैसे ये हो गया आपका मैग्नेट। ठीक है, इसके पास में आप क्या लेके आए, एक ऑब्जेक्ट लेके आ गए। ठीक है, और वो उसको रिपेल कर देता है।
मैग्नेट के अगेंस्ट, जब आप उसकी मैग्नेटिक फील्ड में लेके आएंगे और उसको रिपेल कर लेता है किसी भी साइड पे, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, नॉर्थ साउथ कुछ भी, लेकिन अगर आप उधर लेके आते हैं उसको और वो रिपेल करने लग जाता है, उसे हम कहते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, डायमैग्नेटिक मटेरियल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको अगर आप इधर भी लेके आए, नॉर्थ पोल की साइड पे या साउथ पोल की भी साइड पे, वो उसको अगर रिपेल करता है तो उसे हम कहते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, ये है ना, होता है आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये लिखा हुआ है, दे आर स्लाइटली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक तो ये, दूसरा उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। डू नॉट रिटेन का मतलब खत्म हो जाती हैं, नहीं होती उनके पास। कब? जब आप वो फील्ड हटा देते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। जब वो मैग्नेटिक फील्ड आप हटा देंगे तो क्या होगा कि है ना, उनकी मैग्नेटिक फील्ड, वो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? टेम्पररी मैग्नेट फील्ड। ठीक है, ये होते हैं आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। अब ऊपर ये जो यहाँ पे खौफनाक सी जो डेफिनेशन लिखी हुई है, अब इसको ध्यान से पढ़ते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले मटेरियल्स इन विच स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशंस। अच्छा, अब स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशंस क्या है? ये है आपके एक तो एस और दूसरा पी। जो आपने केमिस्ट्री में पढ़े हुए ना कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एस ऑर्बिटल्स एंड पी ऑर्बिटल्स में होते हैं। शेल्स, हाँ ये पढ़ा तो है, एस एंड पी। केमिस्ट्री भूल गए आप लोग, या क्लास में है नहीं आप लोग केमिस्ट्री की बैच में? हाँ, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे या फिर आप लोग बैच में नहीं है, पता नहीं। खैर, अब यहां से मैं क्या निकालूं, एक सेकेंड, एग्जैक्ट कहाँ पे था? हाँ ये वाले। तो जो हमने शेल्स पढ़ी थी ना केमिस्ट्री में, कि आपके पास एस आता है, फिर पी आता है, फिर उसके बाद डी आता है। सो आपके पास एस सब शेल हो गई, दूसरा पी सब शेल और तीसरा डी और फिर एफ सब शेल। ये 4 किस्म होते हैं आपके सब शेल्स की। ठीक है, एस सब शेल्स में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 और एफ में 14। ठीक है, डी एंड एफ को हम इग्नोर करेंगे, हम सिर्फ देखने वाले हैं किसको? एस एंड पी। यहां पे जो किताब में ये वाली बात की गई है, स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशंस, ये है, इसके बारे में बात हो रही है। एस एंड पी सबशेल। एस एंड पी सबशेल कौन से हैं आपके? ये वाले स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशंस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपके जो ऐसे ओरिएंट किए जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे यू फेस कर रहे होते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्या मतलब? एक आपके ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ठीक है, इससे क्या हो जाता है कि इनके जो इफेक्ट है एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं। जैसे हमने शुरू शुरू में पढ़ा था ना डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म में, कि कहाँ पे गया ये वाला, ये यहाँ पे अलाइन नहीं होते। मतलब ये देखें, ये सारे आपके अलाइंड है इस साइड पे, लेकिन अगर आप इस साइड को देखेंगे ये अलाइन नहीं है। एक सेकेंड, ये वाले जो साइड है अलाइन नहीं है, ये एक दूसरे से ऐसे ही टक्कर रहे हैं। ठीक है, ये इस साइड पे, कोई उस साइड पे। उसकी वजह से क्या हो रहा है, इनका इफेक्ट कैंसिल हो रहा है। क्या हो गया? एक सेकेंड, आप सही है। क्या हो रहा है, कुछ साइड पे ऐसे यूं जा रहे हैं, कुछ ऐसे यूं जा रहे हैं, कुछ ऐसे यूं जा रहे हैं। क्या हो रहा है, इनका इफेक्ट कैंसिल हो रहा है। वही सेम चीज हो रही है आपके डायमैग्नेटिक्स में। डायमैग्नेटिक्स में क्या हो रहा है कि उनके जो स्पिन और ऑर्बिटल मोशंस, जो एस एंड पी जो आपके ये हैं, ये ऐसे यू ओरिएंट हुए हुए हैं, ऐसे यू फेस कर रहे हैं एक दूसरे को, कि उनका इफेक्ट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाता है और मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये है ना,
डायमैग्नेटिक। ये है ना एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बुरे तरीके से समझाया गया है, लेकिन यही आपने सिर्फ है ना याद रखना है। ठीक है, अब इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उनकी इंटेंसिटी बहुत छोटी है और ऑपोजिट होती है टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्स ऑपोजिट होती है, उसकी वजह से ना वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, और एग्जाम्पल जो आपको जाननी है वो है कॉपर, जिंक, बिस्मथ, सिल्वर, गोल्ड, मार्बल, वाटर, ग्लास एंड वुड। ये क्या है आपके, इनकी जीरो मैग्नेटिक फील्ड होती है और इन्हें हम कहते हैं नॉन मैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक मटेरियल। हाँ, ये कॉपर है और ये गोल्ड है। कॉपर और गोल्ड ये आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक जो है उसमें क्या होता है कि डायमैग्नेटिक में क्या हो रहा था, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। पैरामैग्नेटिक में उसका ऑपोजिट होता है, इसमें वो एक दूसरे को स्लाइटली रिपेल नहीं, स्लाइटली अट्रैक्ट करते हैं। ये रिपेल होने की जगह अट्रैक्ट होगा, तो यहां पे इधर आएगा वीक अट्रैक्शन। तो मतलब स्लाइट अट्रैक्शन है, थोड़ा सा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो ऊपर जो है ये जो मैंने आपको मैग्नेट के साथ करके दिखाया था ना यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर आप एक ऑब्जेक्ट रखेंगे यहाँ पे और वो अट्रैक्ट करने लगता है एक दूसरे को, बहुत जोर से नहीं, मतलब बहुत हल्के हल्के से अट्रैक्ट करेगा, उसे हम कहते हैं पैरामैग्नेट। ठीक है, ये डायमैग्नेट और पैरामैग्नेट में फर्क होता है कि एक रिपेल कर रहा है, डाई मतलब आपका रिपेल, पैरा मतलब आपका पार्शियली थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, जैसे डायमैग्नेटिक था वैसे ही पैरामैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है बहुत छोटी होती है। ठीक है, वो भी इतना कोई पावरफुल नहीं होता, और जब आप उसको दूसरी फील्ड में डालेंगे असली मैग्नेटिक फील्ड में तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जो खौफनाक सी चीज है जैसे डायमैग्नेटिक होती है। सो जो इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके वो क्या होते हैं, एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल नहीं करते, उनका इफेक्ट कैंसिल नहीं होता, जिसकी वजह से थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड बच जाती है। पहले क्या हो रहा था, कैंसिल हो रही थी और मैग्नेटिक फील्ड आपकी जीरो हो रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब है ना ये रैंडम डायरेक्शंस तो हैं डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक की, लेकिन एक दूसरे को वो कैंसिल नहीं करते, उसकी वजह से आपके पास थोड़ी ना थोड़ी सी है ना मैग्नेटिक फील्ड बच जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो स्लाइटली थोड़े से अट्रैक्ट कर पाते हैं। ठीक है, ये बस वही सिंपल चीज हो गई। डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में फर्क क्या है, मैग्नेटिक जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, वो कैंसिल हो जाती है, लेकिन जो आपका पैरामैग्नेटिक है उसमें नहीं कैंसिल हो पाती, और वो क्या हो जाता है फिर है ना उसको अट्रैक्ट कर पाता है। एक तो ये। दूसरा एग्जाम्पल्स कौन सी हो गई, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, लिथियम एंड सोडियम। ये आपको याद करनी है, क्यों, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है नंबर 1। साथ में इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन जीरो है, मतलब बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये आपकी है ना जीरो होगी, बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो ये हो गया आपके ये वाले मैग्नेटिक। अब एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, ये टेबल काम का है। ये रहा, ये टेबल काफी काम का है। डायमैग्नेटिक में क्या होता है कि वो रिपेल करते हैं, कलर एक और यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ये रहा। डायमैग्नेटिक में वो एक दूसरे को वीकली रिपेल करते हैं, पैरामैग्नेटिक में उल्टा होता है, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट्स में आपको कहूंगा कि छोड़ दें। ठीक है, बिहेवियर व्हेन मैग्नेट इज रिमूव, जब मैग्नेट रिमूव हो जाता है तो डायमैग्नेटिक की मैग्नेटिज्म खत्म हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो टेम्पररी थोड़ा सा होता है। और इसमें पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, वो भी अपनी मैग्नेटिज्म खो बैठता है। ठीक है, और ये यहाँ पे थोड़ी सी एग्जाम्पल, ये एक है ना सिंपल चीज थी। अब हम आते हैं फेरोमैग्नेटिक पे, ये हमारी आखिरी टाइप है। अब इसमें क्या होगा कि मैग्नेट्स विच हैव अ नेट मैग्नेटिज्म एट एटॉमिक लेवल इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्या मतलब कि अगर आपने एक ऐसा ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमारा पहले ये था,
हमारी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे थी, हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर रख लिया, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख लिया, ये है ना मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, दूर पड़ा हुआ है, या फिर हमने इधर रख लिया, इधर रख लिया, मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इसके पास खुद की मैग्नेटिक फील्ड पड़ी हुई है और वो दूसरी चीजों को अट्रैक्ट रिपेल कर सकता है, अगर उसकी खुद की भी एक यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनी पड़ी हुई है, उसे हम बोलेंगे फेरोमैग्नेट। ठीक है, ये होते हैं आपके फेरोमैग्नेटिक्स, कि जब उनके पास मैग्नेटिज्म होती है। कब? जब आपके पास एक फेरोमैग्नेट क्या होता है आपका? ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास नेट मैग्नेटिज्म पड़ी हुई होती है, जब आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ना भी हो तब भी होती है। ठीक है, ये है आप लोग के पास, ये आ जाता है कॉन्सेप्ट आपके फेरोमैग्नेट्स का। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर आप एक फेरोमैग्नेट को उठाते हैं, एक सेकंड इरेजर का गया, अच्छा लैपटॉप ग्लिच कर रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है काफी, ये रहा। सो फेरोमैग्नेट्स का क्या है कि अगर आप उसको उठा के रखते हैं एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो क्या होता है, ये है ना स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, नंबर वन। ठीक है, क्योंकि इनकी खुद की एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बड़ी होती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। पैरामैग्नेट में क्या था, पार्शली अट्रैक्टेड या वीकली अट्रैक्टेड, इतनी कोई खास स्ट्रांग अट्रैक्शन नहीं थी। फेरोमैग्नेटिक में स्ट्रांग अट्रैक्शन है। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, भले आपने इसको हटा दिया मैग्नेटिक फील्ड से, तब भी उसके पास मैग्नेटिक अपनी मैग्नेटिज्म की पावर्स पड़ी हुई होंगी, तब भी वो मैग्नेटिक रहेगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए, आयरन, कोबाल्ट, निकेल एंड आपके मेटालिक एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसमें अब आपने क्या याद रखना है कि इसके पास मैग्नेटिक की जो प्रॉपर्टीज हैं वो तब भी होंगी जब आप फील्ड हटा देंगे या रखेंगे, नंबर वन। नंबर टू, ये अट्रैक्ट स्ट्रांगली करता है, अब वीकली नहीं, अब स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। और आप भले मैग्नेटिक फील्ड, आप एक मैग्नेट को हटा दें, तब भी उसके पास है ना खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड पड़ी हुई होगी, तब भी वो मैग्नेटाइज्ड रहेगा। और साथ में ये थोड़ी सी एग्जाम्पल्स हो गई, और ये इसकी इंटेंसिटी ज्यादा लार्ज होती है। पहले यहाँ पे क्या था, कम थी, मतलब इधर हमारे पास b इज इक्वल टू 0 था, अब इधर हमारे पास b बहुत छोटी वैल्यू हो जाती है, अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर, लेकिन जैसे 0.1, 0.001। ठीक है, इसमें है ना बहुत स्ट्रांग होती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये है ना बड़ी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे है ना एक टेबल है जिसमें मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स का डिफरेंस दिया हुआ है। ये हमने पहले भी कवर किया हुआ है और सिंपल चीज है। ठीक है, मैग्नेट्स और नॉन मैग्नेट्स में फर्क आपको अभी तक पता चल जाना चाहिए। सो इससे हमारा वो वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो सही है। ठीक है, अब आते हैं हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पे। अब जो अर्थ है ना, अर्थ की भी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अर्थ इटसेल्फ एक बड़ा सा मैग्नेट है। आप बोलोगे सर कैसे, तो मैं आपको अर्थ की कोर दिखाता हूं। ये आप पढ़ते आ रहे हैं जियोग्राफी में, बना पड़ा हुआ है। कौन सी, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ये सारी चीजें। अब ये देख रहे हैं आउटर कोर, ये किस चीज से बना हुआ है, लिक्विड आयरन एंड निकल। आयरन एंड निकल आपके क्या है, मेटल्स हैं, मैग्नेट्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे अंदर पड़ी हुई होती है, लेकिन ये मैंने आपको सिंपल दिखा दी। इनर कोर में आप जाएंगे, वहां पे भी आयरन एंड निकल है। आयरन एंड निकल से आपका भरा पड़ा हुआ है आपका अर्थ। ये जो लेयर्स है ना, ये बनी पड़ी हुई है आयरन एंड निकल से। जब आप ड्रिलिंग भी करते हैं, जब आप मेटल्स, असल में कहाँ से आते हैं, वो जमीन से आते हैं। आपकी पूरी जो अर्थ है, जमीन है, ये मेटल से बनी पड़ी हुई है। उसकी वजह से अर्थ की है ना खुद की भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। क्यों? क्योंकि अर्थ खुद मैग्नेट से बना पड़ा हुआ है, जमीन में आपके पास ढेर सारे मैग्नेट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, सो अब अर्थ क्या है, एक बड़ा सा मैग्नेट है और उसकी भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, नंबर वन। अब यहाँ पे ये है कि अर्थ के पास, ये कह रहा है कि अर्थ के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे आई, ये मैंने अभी आपको बताया। इसमें है ना खुद यहाँ पे पड़े हुए हैं, क्या क्या पड़े हुए हैं, मोल्टन आयरन पड़ा हुआ है आपका, ठीक है, एंड निकल हो गया, सॉलिड आयरन हो गया, ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं।
ठीक है। अब इनमें क्या हो रहा है कि करंट जो है ना, आपका इलेक्ट्रिकल करंट, वो भी है ना इनमें फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से एक डायनामो इफेक्ट आता है। ये क्या होता है ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस आप ये समझ लें कि मैग्नेट्स जो होते हैं, अगर आप डेली आप अपना फोन ले लें, आप अपना टीवी ले लें, इनमें क्या होता है, इनमें है ना मेटल्स होते हैं, और ये और साथ में मैग्नेट्स भी होते हैं, तो उसमें करंट फ्लो करता है। तो वैसे ही अर्थ में जो आपके पास मैग्नेट्स पड़े हुए हैं, उनमें भी है ना करंट फ्लो करता है। किसमें? आयरन में। तो उसकी वजह से एक है ना इफेक्ट आता है, उसे हम कहते हैं डायनामो इफेक्ट। ठीक है। बस ये एक है ना छोटी सी चीज़ है ये याद करने की, ये है ना ऐसे ही फेंका हुआ है, क्योंकि अगेन ये किताब एआई ने लिखी है, तो इसलिए है ना बहुत गंदे तरीके से कंपाइल की गई है, जो भी इसके ऑथर्स थे। पर खैर, ये है ना चीज़ आपने एक याद कर ली। दूसरा एक और चीज़ आपने याद करनी कि जियो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। जियो मैग्नेटिक फील्ड वो वाली फील्ड है जो आपकी अर्थ की आती है। देखें, मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है क्या है, आपके सारे मैग्नेट्स की है ना एक फील्ड हो गई। फिर अगर आप जियो डाल देते हैं, जियो का हमेशा मतलब होता है अर्थ, है ना। जियोग्राफी मतलब अर्थ के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, तो अगर आपने जियो डाल दी, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हो गई। जियो का मतलब अर्थ और मैग्नेटिक फील्ड, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है काम की होती है, क्यों? ये हमें है ना प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल कॉस्मिक रेज से, जो स्पेस से आ रही होती है। क्या मतलब? अब मैं आपको कॉस्मिक, जियो मैग्नेटिक फील्ड मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, जियो का मतलब क्या है? अर्थ हो गया। ठीक है, एक ही। अब इससे क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे देखें, स्पेस में ना रेज आ रही होती हैं। रेज सन से आ सकती है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, कॉस्मोस है पूरी आपकी बड़ी, तो वो है ना रेडिएशंस निकालती हैं। जैसे सन है, सन की भी है ना खुद की रेडिएशंस है, वो भी कॉस्मिक रेज है। तो क्या होता है कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो क्या करती है, इन रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक सॉर्ट ऑफ यहाँ पे शील्ड बन रही है यहाँ पे, ये है ना हमें रेज से बचाता है, रेज है ना एंटर नहीं कर पाते फिर। ठीक है, ये इसलिए यूज होती है आपकी, सॉरी, ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमें कॉस्मिक रेज से बचाती है, हार्मफुल जो। ठीक है। सो ये होती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की। एक तो ये, दूसरा ये, अगर आप डायग्राम देखेंगे, वेरी सिमिलर टू आपका जो बार मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप इसको देखें, इसकी मैग्नेटिक फील्ड को, और फिर अगर आप देखें बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को जो हमने देखी थी, या सोलेनॉइड की भी, काफी मिलती जुलती है शक्ल में। ये वाली, ये आप देखें इन दोनों की काफी मिलती जुलती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड विथ जैसे आपका बार मैग्नेट या सोलेनॉइड हो गया, मिलती जुलती है। ठीक है। सो ये है आपके जियो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब हम आते हैं इस पे, अब हम नॉर्थ पोल साउथ पोल इन पे आते हैं। अब क्योंकि अर्थ आपका एक मैग्नेट है, क्योंकि अर्थ आपका एक मैग्नेट है, तो क्या है, हमारे पास यहाँ पे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आ जाते हैं, क्योंकि आपका अर्थ एक मैग्नेट है। ठीक है। अब लेकिन हमारे पास दो किस्म के नॉर्थ पोल हैं। एक नॉर्थ पोल वो है जहां पे हमारा आर्कटिक पड़ा हुआ है, और एक साउथ पोल आपका वो है जहां पे हमारे पास एंटार्क्टिका यहाँ पे पड़ा हुआ है। सो एंटार्क्टिका। लेकिन अर्थ आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि टिल्टेड है, सीधी नहीं है। सीधा मतलब कि ऐसे ही है। मैं आपको दिखाता हूं, अर्थ इज टिल्टेड डायग्राम। ये देख रहे हैं, अर्थ आपकी ऊपर की तरफ नहीं देख रही, अर्थ आपकी है ना टिल्ट हुई हुई है, टेढ़ी हुई हुई है। अगर आप देखेंगे ऐसी यूं टेढ़ी हुई हुई है, ऐसे ऊपर की तरफ नहीं है। अगर आप ये देखेंगे अफ्रीका साइड, वो उसको ऐसे यूं ऊपर की तरफ ऐसे ही देखना चाहिए, लेकिन नहीं, अर्थ क्योंकि टेढ़ी हुई हुई है, फिर भी सर्कल है। आप जैसे बॉल ले लें, बॉल को अगर आप घुमाते हैं वो फिर भी सर्कल रहता है,
लेकिन किस डायरेक्शन में वो देख रहा है, वो डायरेक्शन जो है ना हमारी, वो ऐसे यूं इस तरफ है, ऊपर ऐसे टिल्ट में है, सीधी की तरफ ऐसी ऊपर नहीं दिखती। ठीक है। सो अगर मैं आपको ये वाली दिखाऊं, हाँ ये वाली डायग्राम ज्यादा अच्छी है। अगर आप ये देखेंगे, अर्थ जो हमारी है टेढ़ी है ऐसे यूं, तो उसका जो नॉर्थ पोल है वो असल में ऐसे ही ऊपर की तरफ जा रहा है, नॉट सीधे होके। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं यहां पे, ये हो गया हमारी जो अर्थ है, ये ऐसे ही ऊपर की तरफ नहीं देख रही, ये ऐसे साइड पे देख रही है। उसकी वजह से हमारे जो नॉर्थ पोल असली है ना, मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो इस तरफ है, नॉट इस तरफ जहां पे आपका आर्कटिक है। और सेम चीज यहां पे आती है कि अगर मैं इसको ऐसे यूं खींचूं नीचे की तरफ, यहां पे आपका साउथ पोल आ जाता है। ठीक है, साउथ पोल इस तरफ आ जाता है, नॉर्थ के इस तरफ जहां पे आपका एंटार्क्टिका पड़ा हुआ है। ठीक है, ये है आपका अर्थ टिल्टेड में। इसकी टिल्ट थोड़ी सी होती है, जिसकी वजह से ये ऐसे यूं इस तरफ देख रहा है इंस्टेड ऑफ ऊपर की तरफ। ठीक है, ये है आपका अर्थ का टिल्ट। अब वो टिल्ट कितना है, इंक्लाइन किया 11.3 डिग्रीज का। ठीक है, ये आपको पता चल गया। सो आपने ये याद रखना है कि आर्कटिक और एंटार्क्टिका जो है वो आपकी क्या है, जियोग्राफिकल पोल्स हैं। लेकिन जो आपके मैग्नेटिक पोल्स हैं ना, वो यहाँ पे हैं, जो अभी टिल्ट में पड़े हैं। तो आपने ये दो चीजें याद रखनी है। आपके पास दो किस्म के पोल्स हैं, एक है जियोग्राफिकल पोल जो हो गया आपके आर्कटिक एंड एंटार्क्टिका, वो ऊपर है। लेकिन जो आपके मैग्नेटिक पोल्स हैं, क्योंकि अर्थ टिल्ट हुआ हुआ, तो आपका नॉर्थ एक इस तरफ हो गया और साउथ इस तरफ हो गया। अब अगर आप एक कंपास यूज करते हैं, कंपास है ये क्या करता है, हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है। क्यों, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो वो जो नॉर्थ जो है ना, वो नॉर्थ एक्चुअली ये वाला नॉर्थ है, जो आपका मैग्नेटिक पोल वाला जो नॉर्थ है वो वाला, नॉट जियोग्राफिकल वाला। वो आर्कटिक की तरफ आपका पॉइंट नहीं करता। ये जो नॉर्थ है ये आर्कटिक की तरफ पॉइंट नहीं करता, ये पॉइंट करता है आपका मैग्नेटिक पोल की तरफ। ये अभी वैसे जानने की जरूरत है नहीं, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि द हार्ट एंड द ब्रेन, ठीक है, जो आपका दिल हो गया, जो आपका दिमाग हो गया, उसकी भी है ना थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं। वो मैग्नेटिक फील्ड्स क्या करती हैं, हमारे अंदर जो प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, जैसे हमारा ब्लड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा होता है, हमारे अंदर प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ग्लूकोज, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं ब्लड के अंदर। पानी हो गया, पानी हमारे पूरे बॉडी में ट्रैवल कर रहा है। तो ये हमें है ना प्रोसेसेस होते हैं। अगर ये प्रोसेसेस नहीं हो रहे होते तो हमारे ऑर्गन्स नहीं चल रहे होते। ठीक है, इसलिए हमारी ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो हार्ट और ब्रेन प्रोड्यूस कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है, और इसलिए हम इनको बायोमैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है, ये जो फील्ड्स हैं ब्रेन एंड हार्ट की, ये है ना काफ़ी ज़रूरी हैं, बीमारियां भी हैं उनको डायग्नोस करने के लिए, हमारे अंदर ऑर्गन्स चल सकें। ठीक है, बस ये है और कुछ नहीं। ये है ना छोटा सा एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने, ज़्यादा डिटेल में बस ये आपने रट्टा मारना है और कुछ नहीं, ऐसे ही उन्होंने करके आपको दिया है। बाकी और कुछ है ना इसमें। इससे हमारा चैप्टर नंबर 8 खत्म हो जाता है मैग्नेटिज्म का। तो उम्मीद है अब आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा एंड इससे आपकी एग्जाम की तैयारी मुकम्मल हो गई है। वापसी कमेंट सेक्शन में हमने यहाँ पे फ्री के नोट्स डाले हुए हैं टॉपर बच्चों के, तो वो नोट्स जाके आप गूगल ड्राइव की लिंक से वसूल कर लें। और अब बात आती है एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस की। ये हम यूट्यूब पे नहीं कराते। ये आप देख रहे हैं हमारे इतने बच्चों के मार्क्स क्यों आए, वो इसलिए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आता है लेकिन उसका जवाब नहीं लिखना आता, इसलिए बहुत सारे बच्चों के मार्क्स नहीं आते। शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर के जवाब कैसे लिखते हैं, पेपर पे लिखते कैसे, पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं। इसलिए तो हमारी रिवीजन बैच आई हुई है। रिवीजन बैच में हम आपको सिखाते हैं कि जवाब कैसे लिखते हैं, पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ये कोई नहीं सिखाता आपको पूरे पाकिस्तान में। और साथ में हम आपको 3 गेस्ट पेपर देते हैं, जिससे हमारा आधे से ज़्यादा 70% पेपर तो लग ही जाता है। तो इसलिए तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं। तो अगर आप हमारी रिवीजन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज़्यादा मार्क्स आएँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी है यहाँ पे। 800 रुपये
आपने ये दे दिए 2 महीने, हम आपको A to Z सारी तैयारी करा लेंगे। और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के लेना चाहते हैं तो ये 3000 रुपये होंगे 7 सब्जेक्ट्स के। तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लें, हम आपको रिवीजन बैच में ऐड कर लेंगे और आपको सिखाएंगे कि बोर्ड में टॉप कैसे करते हैं।